U1 हिंदी अध्याय 1 मुहुआ_1 ताओवादी कैलेंडर में वर्ष 2022 9वें महीने का 10वां दिन। तोंगजियान शहर तोंगजियान गेट के बाहरी पहाड़। 10 वर्षीय मुहुआ एक साधारण आउटर गेट शिष्य के ताओवादी वस्त्र पहने हुए पहाड़ की तलहटी में एक विशाल चट्टान के पीछे बैठा हुआ उदासीनता से अपने हाथ में घास का एक पत्ता पकड़े हुए और जमीन पर जटिल पैटर्न बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सुबह 6 बजे तक संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य धीरे धीरे 2-2, 3-3 के समूहों में बातें करते और हंसते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगे। एक गोल मटोल छोटा लड़का जो मानक आउटर गेट ताओवादी पोशाक पहने हुए था, एक कीमती जेड पेंडेंट से सुसज्जित था, गोल चेहरे और छोटी आंखों वाला 2 या 3 परिचारकों के साथ मुहुआ को मिला जो उस पत्थर के पीछे प्रसन्नतापूर्वक कुछ बना रहा था। मोटे लड़के ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि संप्रदाय का कोई प्रशिक्षक आसपास तो नहीं है, बाईं और दाईं ओर देखा, फिर डरते हुए पुकारा, मुहुआ। मुहुआ ने ऊपर देखा, उसका नाजुक और मनोरम युवा चेहरा सामने आया, उसकी आंखें ऐसी साफ थीं मानो स्वच्छ पानी का एक कुंड हो। मोटे लड़के ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, क्या ये हो गया? मुहुआ ने एक छोटे वयस्क की तरह उसकी छाती थपथपाई, जब मैं चीजों को संभालता हूं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, और अपने पीछे रखे भंडारण बैग से सफेद कागज पर काली स्याही से लिखे कई फॉर्मेशन डायग्राम निकाले और उन्हें उस मोटे लड़के को दे दिया। जांच कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गोल मटोल लड़के ने गंभीरता से उन्हें लिया, कॉपी किए गए पृष्ठों को खोला, उन पर गंभीरता से नजर डाली और फिर एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं इसे समझ नहीं सकता। मुहुआ ने धैर्यपूर्वक समझाया, freewebnovel.com। प्रशिक्षक ने जो असाइनमेंट दिया था वह 5 तत्वों के निर्माण के बुनियादी पैटर्न थे। मैंने उन्हें आपके लिए बनाया है और मैंने जानबूझकर 6 गलतियां की हैं ताकि प्रशिक्षक को यह एहसास न हो कि ये पैटर्न आपके द्वारा नहीं बनाए गए हैं। 6 त्रुटियां, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? मुहुआ चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। मोटे लड़के ने तुरंत अपनी गलती पहचान ली और जोर से बोला, ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रशिक्षक द्वारा दिया गया काम पूरा कर सकूं तो मुझे संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा करने से शक पैदा हो सकता है। अगर प्रशिक्षक को पता चल गया और मेरे पिता को पता चल गया तो वे मुझे जरूर बुरी तरह पीटेंगे और यह नुकसान होगा जो फायदे के लायक नहीं होगा। मुहुआ ने सिर हिलाया और प्रशंसा की, युवा मास्टर एन होने के योग्य, आपने इसे इतनी जल्दी समझ लिया। गोल मटोल लड़के ने मुहुआ के हाथ में 2 स्पिरिट स्टोन थमा दिए। भाई तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मेरी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हो। ये रहे तुम्हारे लिए स्पिरिट स्टोन। अगली बार जब प्रशिक्षक फॉर्मेशन का होमवर्क देगा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। फॉर्मेशन डायग्राम्स को अपनी छाती में दबाकर वह तेजी से पहाड़ पर चढ़ गया। मुहुआ ने सावधानीपूर्वक 2 स्पिरिट स्टोन्स को अपनी जेब में रख लिया और जमीन पर अपनी चित्रकारी फिर से शुरू करने के लिए घास का एक और पत्ता उठाया। कुछ ही देर बाद एक और युवक आया जिसके हाथ में सोने से मढ़ा हुआ कागज का पंखा था। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा भद्दा सा लग रहा था और उसने और भी ज्यादा जेड रत्न के पेंडेंट पहने हुए थे। मुहुआ ने उसे निर्माण आरेखों का एक सेट भी दिया। दुबले पतले युवा स्वामी ने आरेखों पर नजर डाली और अपने नौकर को इशारा किया। नौकर आरेख लेने के लिए आगे आया और मुहुआ को 2 आत्मा रत्न दिए। दुबले पतले युवा मास्टर ने चित्र तो ले लिए लेकिन वहां से नहीं गए। उन्होंने अचानक अहंकारी भाव से अपना कागज का पंखा बंद कर दिया और कहा, ये युवा मास्टर भी फॉर्मेशन में बहुत कुशल है, लेकिन मेरे पास ये बुनियादी फॉर्मेशन करने का समय नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें इन्हें लिखने के लिए कहा है। मुहुआ को उससे कोई परेशानी नहीं हुई, उसने बस घास उठाए और जमीन पर अपना चित्र बनाना जारी रखा। दुबले पतले युवा गुरु थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने उपहास करते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि तोंगशियान गेट के क्यूई शोधन शिष्यों में आप सबसे अच्छे रूपांकन बनाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे सामने कैसे खड़े होंगे। जब हमारे पास समय होगा तो हमें एक प्रतियोगिता करनी चाहिए। मुहुआ ने सोचा, आपने मुझसे पहले ही अपना फॉर्मेशन होमवर्क करने के लिए कहा है, तो यह आपके अपने स्तर के बारे में क्या कहता है? हालांकि इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि सद्भाव धन लाता है, मुहुआ ने फिर भी ऊपर देखा और उसकी चापलूसी करने के लिए सुखद शब्द चुने। स्वाभाविक रूप से युवा गुरु की संरचनाओं पर महारत कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कियान परिवार तोंगशियान शहर में नंबर 1 कबीला है। संरचना विरासत अन्य साधकों के लिए अतुलनीय है। दुबले पतले युवा गुरु के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। फिर उन्होंने पूछा, तो मुझे बताओ, तोंगशियान गेट के क्यूई शोधन साधकों में से क्या कोई ऐसा है जिसका गठन कौशल मुझसे बेहतर हो?
वास्तव में कुछ हैं। दुबले पतले युवा स्वामी अप्रसन्न होकर बोले, वे कौन है? उदाहरण के लिए, मैं। जाहिर है मुंह हुआ मूर्खतापूर्ण ढंग से ऐसी बात सीधे तौर पर नहीं कहेगा। ये काफी संख्या में हैं, इन्हें एक साथ गिनना कठिन है। दुबले पतले युवा स्वामी स्पष्टतः क्रोधित थे। यह अच्छी बात है, मुंह हुआ ने झूठ बोला। दुबले पतले युवा मास्टर ने व्यंग्य किया, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या स्पिरिट स्टोन्स मुझसे कमतर हैं, फिर भी उनके फॉर्मेशन कौशल मुझसे बेहतर हैं। आप कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मूर्ख हूं और दूसरों से तुलना नहीं कर सकता? इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? मुंह हुआ ने उत्तर दिया, टोंगक्सियन शहर के साधक, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली हो या कितनी भी अच्छी तरह से सीखते हो, अंततः एक बार जब वे अपने कौशल में निपुण हो जाते हैं, तो क्या वे कलाकृतियों को परिष्कृत करने, गोलियां बनाने और आपके परिवार के लिए संरचनाएं बनाने के लिए कियान परिवार के असंख्य खजाना भवन में प्रवेश नहीं करते हैं? जरा सोचिए, आप अभी केवल क्यूई शोधन चरण में हैं, फिर भी आपके लिए फाउंडेशन स्थापना स्तर के साधक काम कर रहे हैं। आप एक प्रथम श्रेणी के गठन गुरु हैं और द्वितीय श्रेणी के गठन गुरु आपकी सेवा में तत्पर हैं। कितना प्रतिष्ठित! आपके अधीनस्थों की क्षमताएं जितनी प्रबल होंगी, उतना ही यह आपकी अपनी क्षमताओं को प्रतिबिंबित करेगा। दुबले पतले युवा स्वामी ठिठक गए, फिर अचानक उन्हें विचार आया, ये तो बिल्कुल उचित लगता है। अब समझ जाओ। दुबले पतले युवा स्वामी ने सिर हिलाया और नीचे खड़े असंख्य साधकों की ओर देखते हुए अपना सिर और भी ऊंचा उठाया। वास्तव में, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो या कितनी भी कठिन साधना करते हो, अंत में क्या आपको मेरे कियान परिवार के लिए बैलों और घोड़ों के रूप में सेवा नहीं करनी होगी? एक क्रूर चेहरे के साथ युवा मास्टर कियान अपना सिर ऊंचा करके और छाती फुलाकर चले गए। युवा मास्टर कियान को मूर्ख बनाने के बाद मुंह हुआ ने जमीन पर घास की जड़ों के साथ संरचनाओं का अभ्यास जारी रखा। कुछ ही देर में कुछ धनी साधक वहां आए और उन्होंने पैसे के बदले सामान खरीदा और मुंह हुआ से कई संरचना आरेख और स्पिरिट स्टोन खरीदे। जब तक मुंह हुआ ने हस्तलिखित आरेखों का लेन देन पूरा किया, उसके हाथ में 12 स्पिरिट स्टोन आ गए थे। 12 स्पिरिट स्टोन ढीले खेती करने वालों के लिए कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन खेती के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। मुंह हुआ ने आह भरी, उसके युवा चेहरे पर बेबसी का भाव था। निचले स्तर पर स्थित किसानों के लिए दाव की खेती करने में कोई आशा नहीं थी। ताओवादी कैलेंडर के पहले वर्ष में 20,000 साल से भी अधिक पहले ताओ साधना जगत की सबसे बड़ी शक्ति ताओवादी न्यायालय ने साधना के 9 राज्यों को एकीकृत किया, कुलीन कुलों और संप्रदायों को उन्नत किया और साधना व्यवसायों के लिए मानकीकृत रैंकिंग के साथ एक एकीकृत वर्ग प्रणाली की स्थापना की। इसके बाद ताओवादी न्यायालय ने ताओवादी कानून लागू किया, जिसके तहत साधकों को अंधाधुंध हत्या, लूटपाट या दूसरों से धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे लाभान्वित होकर खेती की दुनिया 20,000 से अधिक वर्षों तक शांतिपूर्वक विकसित हुई, विशाल क्षेत्रों और असंख्य किसानों के साथ अत्यंत समृद्ध रही। हालांकि ताओवादी दरबार की समृद्धि और कुलीन कुलों के विलासितापूर्ण जीवन के बीच संप्रदायों के पास अपार शक्ति थी। केवल निम्न स्तर के स्वच्छंद साधक, जिनका कोई संबंध नहीं था, कठिनाई में रहते थे और उनके पास ताओ साधना की कोई आशा नहीं थी। साधना जगत में 20,000 से भी ज्यादा वर्षों के प्रसार के बाद आध्यात्मिक मूलविहीन नश्वर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गए और केवल आध्यात्मिक मूल वाले ही बचे जो ताओ साधना का अभ्यास कर सकते थे। लेकिन जितने ज्यादा साधक थे, उतनी ही ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने खर्च की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो गई। अब जो साधक ताओ साधना का अभ्यास करना चाहते थे, उन्हें न केवल विरासत बल्कि आत्मिक पत्थरों की भी आवश्यकता थी। फिर भी आध्यात्मिक खदानों पर बड़े बड़े कुलों का कब्जा होने के कारण निचले स्तर पर रहने वाले ढीले साधकों के पास आत्मिक पत्थरों का अभाव था, तथा बड़े बड़े संप्रदायों ने विरासत पर एकाधिकार कर लिया, जिससे साधारण ढीले साधकों के लिए साधना का कोई द्वार नहीं बचा। तोंगशान शहर में अधिकांश ढीले साधक, जिनके पास विरासत नहीं थी और आत्मा रत्नों का अभाव था, अपना पूरा जीवन क्यूई शोधन साधकों के रूप में बिताते थे। क्यूई शोधन क्षेत्र कुछ और नहीं बल्कि विशाल स्वर्गीय दाव के अंतर्गत एक विनम्र चींटी है, और मुंह हुआ इन अनगिनत चींटियों में से एक थी, और बहुत संभावना है कि वह जीवन भर ऐसा ही रहेगा। मुंह हुआ का कोमल चेहरा थोड़ा कड़वा था। स्वर्गीय दाव समान हो सकता है, लेकिन दाव की खेती बिल्कुल समान नहीं थी। मुंह हुआ क्यूई शोधन के दूसरे स्तर पर एक मुक्त साधक था, जिसका जन्म क्यूई शोधन क्षेत्र के साधकों के परिवार में हुआ था। उसके माता पिता दोनों एक ही साधना चरण में थे।
उनके पिता मो शांग राक्षस जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे, जानलेवा लड़ाइयों में दिन बिताते थे और अपने शरीर पर जख्मों के निशान जमा करते थे। उनकी मां फूड बिल्डिंग में काम करती थी, चूल्हे पर खाना बनाती थी। उनका शरीर लगातार गर्मी से ग्रस्त रहता था, अक्सर फेफड़ों में दर्द और सूखी खांसी से पीड़ित रहती थी। और उसके माता पिता, जो अपने खर्चों में मितव्ययी थे, ने अपने सभी आत्मिक पत्थरों को सिर्फ इसलिए बचाकर रखा था ताकि मोहुआ तोंगशियान गेट के बाहरी द्वार पर साधना का अभ्यास कर सके। लेकिन मोहुआ ने चाहे जैसे भी साधना की हो, उसकी औसत आध्यात्मिक जड़ हालांकि सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन प्रतिभाओं से भरी साधना की दुनिया में उसे औसत लोगों में से एक होना तय था। चाहे वह कितनी भी साधना क्यों न कर ले, वह केवल एक क्यूई शोधन साधक ही रह सकता है। कठिन पारिवारिक परिस्थितियों और आत्मिक पत्थरों के अभाव के कारण मोहुआ अन्य साधारण शिष्यों की तरह संप्रदाय छोड़ने से पहले केवल क्यूई शोधन के छठे स्तर तक पहुंचने तक ही अभ्यास कर सकता था, और उसके बाद उसे जीविका चलाने के लिए कुछ शिल्प कौशल सीखना पड़ता था। लेकिन मोहुआ स्वाभाविक रूप से कमजोर था। कलाकृतियों के शोधन और राक्षसों के शिकार जैसे अभ्यास, जो कि शोधन साधकों की आजीविका थे, के लिए आमतौर पर मजबूत शरीर वाले साधकों की आवश्यकता होती थी। मोहुआ अपनी स्वाभाविक रूप से कमजोर शारीरिक बनावट के कारण शायद गुजारा करने के लिए कोई साधारण नौकरी भी नहीं ढूंढ पाता। यदि एक दिन वह विवाह कर ले और उसके बच्चे हो जाएं, तो बोझ और भारी हो जाएगा और सभी आत्मिक पत्थरों का उपयोग उसके परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाएगा। साधना के लिए आत्मा पत्थरों के बिना मोहुआ की साधना हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी और वह जीवन भर एक क्यूई शोधन साधक के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक तोंगशियान शहर के सभी गरीब और उजड़े हुए किसानों की तरह। ठीक वैसे ही जैसे साधना जगत में अनगिनत निम्न स्तर के साधक हैं, हमेशा के लिए सिर्फ एक क्यूई शोधन साधक। 10 वर्षीय मोहुआ ने आह भरी, अपनी मानसिकता को संभाला और कक्षाओं में भाग लेने के लिए संप्रदाय में चला गया। एक दिन की साधना के बाद मोहुआ शिष्य निवास में लौट आया, कुछ देर ताओ साधना सिद्धांतों का पाठ किया और फिर दोपहर के 1 बजने पर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मोहुआ ने अपनी आंखें बंद की, उसकी चेतना के सागर में एक खंडित स्तंभ प्रकट हुआ। स्तंभ पर कोई शिलालेख नहीं था, फिर भी ऐसा लगता था कि जिस क्षण मोहुआ ने पहली बार इसे देखा था, वह इसका नाम जानता था। ताओवादी स्तंभ। जब से मोहुआ ने घटनाओं को रिकॉर्ड करने की क्षमता प्राप्त की, उसके चेतना सागर में एक ताओवादी स्तंभ प्रकट हुआ, साथ ही कुछ अस्पष्ट और लगभग अमूर्त यादें भी। उन यादों में मोहुआ ने आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित एक अन्य दुनिया में एक छोटा जीवन जिया। उस जीवन में मोहुआ का परिवार साधारण था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मेहनती था और अच्छा प्रदर्शन करता था। अंततः ललित कला में स्नातक की डिग्री के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उसे पारंपरिक चीनी चित्रकला और सुलेख पर शोध करने में आनंद आया। स्नातक होने के बाद वह एक बड़ी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में शामिल हो गए, ओवरटाइम काम किया और 20वीं की उम्र में अत्यधिक काम के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक छात्र के रूप में उन्होंने पढ़ाई की और स्नातक होने के बाद उन्होंने काम किया तथा तनाव और चिंता से भरा जीवन जिया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसने एक उलझन भरा जीवन जिया था और अचानक तथा अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले के क्षणों में उसके जीवन के अनुभव उसकी आंखों के सामने घूमते हुए लालटेन की तरह घूम गए। अपने जीवन में उसने वास्तविक मूल्य का एक भी काम नहीं किया था। उसने अपने माता पिता के प्रति पुत्रवत श्रद्धा नहीं दिखाई थी, अपने आदर्शों का पालन नहीं किया था, उसके पास कोई सपने नहीं थे, कोई प्रेम नहीं था और न ही उसने महान विश्व के परिदृश्य देखे थे। ये यादें धुंधली थीं और कभी कभी मोहुआ यह नहीं बता पाता था कि वास्तविकता क्या है। जिस प्रकार जुआंगजी ने तितली होने का सपना देखा था, उसी प्रकार यह भी अनिश्चित है कि जुआंगजी ने तितली का सपना देखा था या तितली ने जुआंगजी का सपना देखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहुआ ने इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया। अतीत अतीत था और अब वह केवल 10 वर्ष का था, ताओ साधना जगत में रह रहा था। और वह एक किसान था, एक साधक जो स्वर्गीय ताओ को पूरी तरह से समझ सकता है, 9 अवस्था में उड़ सकता है, अपने हाथ की एक लहर से सूर्य और चंद्रमा को तोड़ सकता है और एक पकड़ के साथ तारों को दफन कर सकता है। बेशक वह एक साधक भी हो सकता है जिसने जीवन भर क्यूई को परिष्कृत करने में बिताया, कभी उड़ान नहीं भरी या मार्शल आर्ट में महारत हासिल नहीं की, मुश्किल से कुछ मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम एक विनम्र जीवन जी रहा है। ताओवादी स्तंभ के बिना मोहुआ ने अनुमान लगाया कि वह संभवतः बाद वाला होगा। ताओवादी स्तंभ मोहुआ के चेतना सागर के मध्य में मडरा रहा था।
चौड़ा और देहाती, विचित्र आकार और अधूरा, स्तंभ का शरीर मानो कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक विशाल और रहस्यमय आभा तैर रही हो। किसी समाधि में वह शून्य की तरह मौन लग रहा था, सब कुछ से खाली। स्तंभ की क्षणभंगुर सतह पर कोई भी व्यक्ति संरचना आरेख चित्रित कर सकता था, और प्रत्येक बार जब कोई आरेख खींचा जाता था तो मोह हुआ की दिव्य भावना अधिक प्रबल हो जाती थी। ताओ साधना के मार्ग में निर्माण आरेखों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ताओ साधना उद्योग की सभी शाखाओं में सीखने के लिए गठन सबसे कठिन अनुशासन है, और गठन आरेख सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज दिव्य भावना है। संरचनाएं संरचना पैटर्न से बनी होती हैं। ये वे पैटर्न हैं जिन्हें प्राचीन साधकों ने बड़ी मेहनत से समझा था, जो स्वर्गीय दाओ के रहस्यों को समझना चाहते थे। एक संरचना की रेखाएं प्राचीन, सरल पात्रों के साथ साथ न्यूनतम चित्रों की तरह हैं, जिनमें से प्रत्येक में अंतहीन रहस्य समाहित हैं। और जब किसी संरचना को चित्रित किया जाता है तो चेतना के सागर में स्वर्गीय दाओ के रहस्य से जुड़ने से दिव्य संवेदना की एक विशाल मात्रा का उपभोग होगा। यदि साधक की दिव्य इंद्रिय अपर्याप्त है तो वे संरचनाएं चित्रित करने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे दिव्य इंद्रिय समाप्त हो सकती है, और यहाँ तक कि चेतना का सागर भी टूट सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है। फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए व्यक्ति को लगातार विभिन्न फॉर्मेशन डायग्राम सीखना चाहिए और अनगिनत फॉर्मेशन का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए संरचनाओं का अध्ययन करना कठिन है, अभ्यास कष्टसाध्य है, और संरचना मास्टर्स अक्सर अपर्याप्त दिव्य भावना के साथ संरचनाओं को बलपूर्वक खींचते हुए अपने चेतना सागर को ध्वस्त करके मृत्यु का जोखिम उठाते हैं। जब मोह हुआ ताओवादी स्तंभ पर आकृतियां बनाता है तो वह उसकी दिव्य इंद्रिय को नष्ट कर देती है, लेकिन जब वह अपनी बनाई हुई आकृति को मिटा देता है तो दिव्य इंद्रिय तुरंत वापस आ जाती है, जिससे मोह हुआ की दिव्य इंद्रिय पुनः जागृत हो जाती है। अस्तित्व से अनस्तित्व की ओर और फिर अनस्तित्व से वापस अस्तित्व की ओर महान दाव की तरह अत्यंत रहस्यमय है। साथ ही हर बार जब महुआ कोई संरचना चित्रित करता है तो उसकी दिव्य अनुभूति थोड़ी सी बढ़ती है, यद्यपि सूक्ष्म रूप से, लेकिन वास्तव में ये बढ़ती है। महुआ के अनुसार साधना जगत में दिव्य ज्ञान को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशिष्ट साधना तकनीक नहीं है। इसका विकास मुख्यतः लोगों में सफलताओं पर निर्भर करता है। इसलिए दिव्य अनुभूति में थोड़ी सी भी वृद्धि अत्यंत मूल्यवान है। ताओवादी स्तंभ पर लगातार आकृतियां चित्रित करने से महुआ अपने आकृति कौशल में सुधार कर सकता है, और जब तक वह आकृतियां बनाता रहेगा उसकी दिव्य अनुभूति बढ़ती रहेगी। और एक मजबूत दिव्य भावना के साथ महुआ अधिक उच्च क्रम और अधिक शक्तिशाली संरचनाएं सीख सकता था। एक दिन महुआ इस वजह से एक शक्तिशाली फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। फॉर्मेशन मास्टर का दर्जा सम्माननीय है, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति जो प्रथम रैंक में प्रवेश नहीं कर पाया है, वह भी दूसरों के लिए फॉर्मेशन चित्रित करके काफी मात्रा में स्पिरिट स्टोन अर्जित कर सकता है। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। एक बार जब महुआ एक गठन गुरु बन गया और सभी प्रकार की गहन संरचनाएं बना ली, तो उसके पास खड़े होने के लिए एक आधार होगा, और वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए केवल क्यूई शोधन साधक के रूप में वापस भेजे जाने के बजाय अपनी साधना जारी रख सकेगा। महुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा, लेकिन फॉर्मेशन मास्टर बनना भी कठिनाइयों से भरा था। फॉर्मेशन सीखना कठिन था और फॉर्मेशन मास्टर बनना तो और भी कठिन था। ताओवादी न्यायालय ने ताओ साधना की श्रेणियों में निर्माण गुरुओं की मान्यता के लिए सबसे कठोर, वास्तव में सबसे सटीक मानक निर्धारित किए हैं। एक संरचना पैटर्नों से बनी होती है। सबसे बुनियादी संरचनाओं में केवल एक ही संरचना पैटर्न होता है। प्रत्येक अतिरिक्त संरचना पैटर्न के साथ संरचना का स्तर बढ़ता जाएगा, उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, और आवश्यक दिव्य अनुभूति में अत्यधिक वृद्धि होगी। 1 से 5 फॉर्मेशन पैटर्न बनाना फॉर्मेशन प्रशिक्षु के रूप में योग्य बनाता है। 6 से 8 फॉर्मेशन पैटर्न बनाने पर व्यक्ति को फॉर्मेशन मास्टर कहलाने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन ऐसा फॉर्मेशन मास्टर केवल साधारण होता है और ताओवादी न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त रैंक में शामिल नहीं होता है। केवल 9 फॉर्मेशन पैटर्न बनाकर और ताओवादी कोर्ट के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होकर ही कोई व्यक्ति सच्चा प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। क्यूई शोधन क्षेत्र में एक साधक के लिए प्रथम श्रेणी का निर्माण गुरु बनना लगभग एक ही कदम में स्वर्ग तक चढ़ने के समान है। प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु आमतौर पर प्रमुख कुलों और संप्रदायों दोनों में सम्मानित अतिथि होते हैं, यहाँ तक कि आधार स्थापना क्षेत्र के साधक भी उन्हें हल्के में अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। अगर वे कुछ भी न करें तो भी ताओवादी दरबार के स्वर्ग शिव मंडप से आत्मा रत्नों का मासिक वजीफा आता रहेगा,
और अनगिनत युवा और सुंदर महिला साधक उनके ताओवादी साथी बनने की होड़ में दरवाजे तोड़ देंगी। बेहद कठिन मूल्यांकन के अलावा हर राज्य की सीमा में प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए भी कोटा होता है। ऐसा बनने की चाहत न केवल प्रयास पर बल्कि भाग्य पर भी निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है और उसके राज्य की सीमा में कोटा सीमित है, तो भले ही उसके पास प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की उपलब्धियां हों, उसे मूल्यांकन स्लॉट नहीं मिलेगा और वह केवल अगले के लिए इंतजार कर सकता है। कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ ही बीत जाता है। अनगिनत निम्न जन्म वाले साधक अपने मन और शरीर को थका देते हैं, सफेद सिर के साथ बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बनने की अपनी दीर्घकालिक इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाते। और ताओवादी दरबार द्वारा तथाकथित कोटा प्रतिबंध आमतौर पर प्रमुख कुलों और महान संप्रदायों द्वारा लगाए गए बहाने मात्र होते हैं। उन्हें अपने वैध उत्तराधिकारियों या शिष्यों की चमक बढ़ाने और उन्हें प्रतिभाशाली बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु की उपाधि की आवश्यकता होती है। निम्न जन्म वाले साधक जो प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरु बनने के लिए अपने हृदय और आत्मा को थका देते हैं, वे पैरों के नीचे की धूल मात्र हैं, जो देखने के भी योग्य नहीं है। रात हो चुकी थी। महुआ शिष्य निवास कक्ष में बिस्तर पर लेटा था, फिर भी उसकी दिव्य इंद्रियां चेतना के सागर में डूबी हुई थीं और लगातार ताओवादी स्तंभ पर आकृतियां बना रही थीं। महुआ जिस संरचना का चित्र बना रहे थे उसे ट्विन युआन संरचना कहा जाता था, जिसमें 2 संरचना पैटर्न शामिल थे जिन्हें मूल संरचनाओं में से एक माना जाता था। लेकिन महुआ ने पहले कभी इस फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक नहीं बनाया था। अपर्याप्त दिव्य ज्ञान के कारण प्रारंभिक चरण के क्यूई शोधन शिष्य आमतौर पर केवल एक ही संरचना पैटर्न वाले निर्माण ही सीख पाते हैं। तोनशियान द्वार पर बाहरी द्वार के प्रारंभिक चरण के क्यूई शोधन शिष्यों में से बहुत कम ही एक भी संरचना पैटर्न में पूरी तरह से महारत हासिल कर पाए। लेकिन महुआ बहुत पहले ही एकल संरचना पैटर्न से बेहद परिचित हो चुका था और उन्हें आसानी और दक्षता के साथ चित्रित करने में सक्षम था। अधिक कठिन संरचनाओं को सीखने की इच्छा से महुआ ने ताओवादी स्तंभ पर हर रात ट्विन युआन संरचना बनाने का अभ्यास किया, जिसमें 2 संरचना पैटर्न शामिल थे। दर्जनों रातों के लगातार अभ्यास और प्रयास के बाद महुआ को अंततः सफलता मिली। एक फॉर्मेशन मास्टर फॉर्मेशन सीखता है, प्रत्येक फॉर्मेशन पैटर्न एक सीमा होती है और प्रत्येक अतिरिक्त फॉर्मेशन पैटर्न के साथ व्यक्ति सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ता है। चूंकि महुआ 2 संरचना पैटर्न बना सकता था, इसका मतलब था कि उसकी दिव्य भावना और संरचना का स्तर उसके साथियों से कहीं अधिक ऊंचा था। टोंगक्सियन गेट पर बाहरी द्वार के प्रारंभिक चरण क्यूई शोधन शिष्यों के बीच संरचनाओं में उनका स्तर किसी से भी कम नहीं माना जाना चाहिए। महुआ ने राहत की सांस ली जब सुबह के 6 बज गए और दिन का उजाला हुआ, तो उसकी दिव्य इंद्रिय चेतना के सागर से बाहर निकल गई और उसने अपनी आंखें खोली। हालांकि वह पूरी रात आकृतियां बनाता रहा था, महुआ की दिव्य अनुभूति अभी भी स्पष्ट थी और उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अच्छी नींद ली हो। freewebnovel.com। उसने खिड़की खोली और सुबह की धूप उसके गोरे और सुंदर चेहरे पर चमकने लगी। खिड़की के बाहर उगता सूरज गुलाबी बादलों से घिरा हुआ था जो हजारों मील तक फैले हुए थे। 10 वर्षीय महुआ ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ क्षितिज की ओर देखने लगा। जब तक वह संरचनाओं का अभ्यास करता रहेगा तथा अपनी दिव्य भावना को निरंतर निखारता रहेगा, एक दिन वह निस्संदेह प्रथम श्रेणी का संरचना मास्टर बन जाएगा। और जब वह दिन आएगा तो वह ताओ की खोज में और महान ताओ के बारे में पूछने में एक बड़ा कदम उठाएगा। वह अपना पूरा जीवन केवल क्यूई शोधन में ही नहीं बिताएंगे। महुआ सुबह 6 बजे उठे और अपनी नियमित साधना शुरू कर दी। 1 घंटे बाद उसका साधना अभ्यास समाप्त हो गया और वह प्रशिक्षक की प्रतीक्षा करने के लिए कक्षा में चला गया। प्रशिक्षक उन लोगों के लिए सामान्य शब्द है जो टोंगशियान द्वार पर संप्रदाय के शिष्यों को साधना, संरचना, रसायन विद्या, शिल्प शोधन आदि की विशिष्ट शिक्षा देते हैं। वे बाहरी द्वार के शिष्यों की साधना प्रगति की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। साधना जगत के अन्य संप्रदायों की तरह तोंगशियान द्वार भी शिष्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: प्रत्यक्ष शिष्य, आंतरिक द्वार और बाहरी द्वार। संप्रदाय का बाहरी द्वार ताओ की शिक्षा देने और दूसरों को साधना में प्रशिक्षित करने के लिए जनता के लिए खुला है और शिष्यों के प्रवेश के लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस आय का एक स्रोत है। बाहरी द्वार के शिष्यों को सिखाई जाने वाली तकनीकें संप्रदाय सार्वजनिक करने को तैयार है। एक बार जब ये शिष्य स्नातक हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो संप्रदाय के साथ उनका भावनात्मक बंधन बना रहता है
लेकिन कोई वास्तविक बंधन नहीं होता। आंतरिक द्वार संप्रदाय का मूल है। आंतरिक द्वार के शिष्य संप्रदाय पर निर्भर रहते हैं और अपनी साधना के अलावा इसके विभिन्न उद्योगों का प्रबंधन करते हैं, जैसे आध्यात्मिक खदानें, आध्यात्मिक भूमि, गुफाएं और व्यवसाय। आंतरिक द्वार के शिष्यों को संप्रदाय की उन तकनीकों और मंत्रों तक पहुंच प्राप्त होती है जो आसानी से हस्तांतरित नहीं होती। गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते से बंधे संप्रदाय के साथ उनका संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण और अविभाज्य है। यदि कोई आंतरिक द्वार शिष्य बाहर कोई अपराध करता है तो उसके संप्रदाय को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि कोई अपने संप्रदाय के साथ विश्वासघात करता है तो उसे अक्सर एक गंभीर और अक्षम्य कृत्य माना जाता है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य आंतरिक द्वार शिष्यों के भीतर से वैध उत्तराधिकारी होते हैं। ये शिष्य या तो संप्रदाय प्रमुख या अग्रजों के रक्त संबंधी होते हैं या गुरु शिष्य संबंध का गहरा बंधन साझा करते हैं। वे संप्रदाय के मूल होते हैं और अक्सर संप्रदाय प्रमुख या अग्रज के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। प्रत्यक्ष शिष्य संप्रदाय की सबसे बुनियादी तकनीकों और अन्य गहन शिक्षाओं को सीखते हैं जिन्हें बाहरी रूप से प्रसारित करना निषिद्ध है। यदि कोई प्रत्यक्ष शिष्य संप्रदाय के साथ विश्वासघात करता है तो उसे खोजकर मार दिया जाना चाहिए। ताओवादी कानून साधकों को निजी न्याय या अंधाधुंध हत्या करने से रोकता है। किसी संप्रदाय के प्रत्यक्ष अनुयायी को विश्वासघात के लिए शिकार बनाना ताओवादी कानून का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप ताओवादी न्यायालय की जवाबदेही होगी। हालांकि विश्वासघात से संबंधित अधिकांश मामलों का प्रबंधन स्थानीय ताओवादी न्यायालय द्वारा किया जाता है। ताओवादी न्यायालय के पास सबसे अधिक शक्तियां हैं और इसके अधीनस्थ विभाग, जो प्रत्येक राज्य, क्षेत्र और यहां तक कि प्रत्येक शहर की देखरेख करते हैं, हमेशा शक्तिशाली साधकों से नियुक्त नहीं होते हैं। चूंकि प्रत्यक्ष शिष्य के साथ विश्वासघात किसी संप्रदाय की मूल शिक्षाओं से संबंधित होता है, इसलिए इसका काफी महत्व होता है और आमतौर पर स्थानीय ताओवादी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, विशेष रूप से उन महान संप्रदायों के मामले में नहीं जो किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व रखते हैं। हालांकि इनमें से किसी का भी मोहुआ से कोई खास लेना देना नहीं है। वह तोंगशियान द्वार पर बाहरी द्वार का एकमात्र कक्षासी का शिष्य था, न तो आंतरिक द्वार का, न ही प्रत्यक्ष शिष्य का। अगर वह चाहता भी कि उसे पकड़ लिया जाए तो भी दूसरे उसे इस प्रयास के लायक नहीं समझते। मोहुआ इनर गेट में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो आत्मा पत्थर थे और न ही कोई संपर्क, जिससे इस जीवनकाल में उसके लिए यह असंभव था। संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य बनना तो दूर की बात थी। मोहुआ ने अपना मन शांत किया और अपनी ऊर्जा को एकाग्र किया। कुछ देर तक अपने स्थान पर बैठा रहा जब तक उसने प्रशिक्षक यान को चेहरे पर गंभीर भाव के साथ प्रवेश करते नहीं देखा। प्रशिक्षक यान, जो 40 या 50 वर्ष के लग रहे थे, बहुत सख्त थे और अपनी साधना में पहले ही क्यूई शोधन के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। टोंगक्सियन गेट के भीतर प्रशिक्षक यान का उच्च स्थान था, क्योंकि सभी प्रशिक्षकों के बीच केवल वही प्रशिक्षण देते थे और यह कहा जाता था कि कुछ वर्षों में आगामी मूल्यांकन के बाद वह क्लास ए प्रशिक्षण मास्टर बन सकते हैं। तोंगशियान द्वार पर सभी क्यूई शोधन क्षेत्र के शिष्यों को प्रशिक्षक यान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। चाहे वे किसी कुल से हो या विमुक्त साधक, प्रशिक्षक यान सभी के साथ समान व्यवहार करते थे, गलतियों पर किसी की भी गरिमा को नहीं बख्शते थे और जहां आवश्यक हो वहां फटकार और दंड देते थे। इसलिए तोंगक्सियन गेट के शिष्य प्रशिक्षक यान का सम्मान भी करते थे और उनसे डरते भी थे। संप्रदाय की ट्यूशन फीस वार्षिक रूप से अदा की जाती है, इसलिए कक्षाएं भी वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं। आज तोंगशियान द्वार की वार्षिक साधना का अंतिम दिन था और इसके बीत जाने के बाद आधे महीने से भी ज्यादा का विस्तारित अवकाश होगा। पंथ के शिष्यों द्वारा लिए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन परिणाम भी आज जारी किए जाएंगे। प्रशिक्षक यान के हाथों में रिपोर्ट कार्डों का ढेर था। शिष्यों को बेचैनी महसूस हुई और हालांकि मोहुआ को आमतौर पर इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन अपने साथी शिष्यों को ऐसे देखकर जैसे वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों, वह भी घबरा गया। जल्द ही मोहुआ को अपने संप्रदाय के मूल्यांकन के परिणाम प्राप्त हुए। हमेशा की तरह उनके प्रशिक्षण मूल्यांकन को कक्षा ए का दर्जा दिया गया, जो उनका सबसे मजबूत विषय था। टोंगशियान गेट में ऐसे ज्यादा शिष्य नहीं थे जो प्रशिक्षण में कक्षा ए हासिल कर पाते, और मोहुआ उनमें से एक था। उनकी साधना को केवल वर्ग बी का दर्जा दिया गया था, प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि सीमित क्षमता के कारण। अपने मध्यम श्रेणी के लघु पंचतत्व आध्यात्मिक मूल के साथ वे केवल कुछ ही कर सकते थे। उनकी उपलब्धियां कुछ लोगों की तुलना में कम थीं और दूसरों से बमुश्किल ही बेहतर थीं।
ताओवादी कैलेंडर इतिहास क्यूई शोधन अवलोकन जैसे अन्य विषयों में जिनमें समय के साथ महारत हासिल की जा सकती थी, उन्होंने ज्यादातर कक्षा ए ग्रेड हासिल किए। लेकिन जिन विषयों में स्पिरिट स्टोन्स को सामग्री पर खर्च करना पड़ता था, जैसे कीमिया और रून निर्माण, उनमें उन्होंने कक्षा बी या सी ग्रेड हासिल किए। एक गरीब परिवार से होने के कारण मोहुआ एक पिल फनेस भी उधार नहीं ले सकता था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसका प्रदर्शन खराब रहा। मूल्यांकन के दौरान वह किसी भी चीज को निखारने के लिए केवल अंतर्ज्ञान पर ही निर्भर रहता था और सफलता को संयोग पर छोड़ देता था, जिसका अर्थ था कि उसके परिणाम न केवल भाग्य पर निर्भर थे, बल्कि बेहद अस्थिर भी थे। कुल मिलाकर उसके ग्रेड काफी अच्छे थे। जैसा कि कहावत है, एक उत्कृष्टता 100 खामियों को ढक सकती है। आखिरकार किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, और उस क्षेत्र में क्लास ए हासिल करना वाकई काबिले तारीफ था। प्रशिक्षक यान ने कुछ शब्द कहे और फिर अस्थायी रूप से चले गए। फिर कक्षा में मौजूद छात्र आपस में फुसफुसाने लगे और अपने ग्रेड की तुलना करने लगे। मोहुआ, आपको फिर से फॉर्मेशन में क्लास ए मिला है। एक शिष्य ने चुपके से मोहुआ के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाली, फिर प्रशंसा से कहा, फिर से एक क्लास ए। मैं हमेशा से क्लास बी रहा हूं। मैं अभी भी कक्षा सी में हूं। फॉर्मेशन सीखना बहुत कठिन है। फॉर्मेशन पैटर्न को देखकर ही मुझे सिरदर्द होने लगता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। शिष्य मोहुआ के पास जमा हो गए। हंफ चांदी सफेद ताओवादी वस्त्र पहने कियान परिवार का एक शिष्य दृश्य से असंतुष्ट होकर घुराघुराया और बोला, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? संप्रदाय के लिए कुछ सरल संरचनाएं बनाने से ही आपको क्लास ए मिल जाता है। और तुम्हें क्या मिला? दूसरे शिष्य ने चुनौती देते हुए पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कियान परिवार के शिष्य ने उपहास किया। एक अन्य शिष्य ने चुपके से अपने स्कोर कार्ड पर नजर डाली, फिर जोर से हंस पड़ा, उसे ग्रेड सी मिला है। शिष्य एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंसने लगे। आपको ग्रेड सी मिला है और फिर भी आप एक ग्रेड पाने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं? आपकी चमड़ी बहुत मोटी है, एक कलाकृति भट्ठी से भी अधिक मोटा। और तुम भी कियान परिवार के शिष्य हो, बहुत अनाड़ी हो। तुम तो मेरे जितने भी अच्छे नहीं हो, मुझे बी ग्रेड मिला है। कियान परिवार का शिष्य क्रोधित हो उठा, तो क्या हुआ अगर ये क्लास ए है? ढीले साधकों में कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, क्या आप समझते हैं? मोहुआ और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम ढीले साधकों के झुंड, कुएं के मेढक हो जिनके पास कोई विरासत नहीं है। ध्यान से सुनो, जीवन भर, हाँ जीवन भर तुम में से कोई भी फॉर्मेशन मास्टर नहीं बन सकता। उफ, क्लास ए की बात कर रहे हो? याद रखो, ढीले साधकों में कभी भी सच्चा फॉर्मेशन मास्टर नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं समझे तो मैं इसे दोहरा सकता हूं। लूज कल्टीवेटर्स कभी भी फॉर्मेशन मास्टर बनने के योग्य नहीं होंगे। आसपास के शिष्य चुप रहे। मोहुआ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो, फिर खड़ा हो गया, कियान परिवार के शिष्य के पीछे की ओर मुंह करके और सम्मान से झुककर कहा, प्रशिक्षक यान, शुभ दिन। ऐसा लगा जैसे कियान परिवार के शिष्य पर बिजली गिर गई हो। उसने सिर अकड़कर घुमाया और देखा कि प्रशिक्षक यान उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। संप्रदाय ताओ को प्रदान करने और ताओ को विकसित करने का स्थान है, न कि अपने साथियों की तुलना करने और उन्हें नीचा दिखाने का। आपकी स्वयं की शिक्षा दीक्षा इतनी खराब है और फिर भी आपको अपने साथियों का मजाक उड़ाने में शर्म आती है। अब बाहर जाओ और अंधेरा होने तक सजा के तौर पर खड़े रहो। और 5 तत्वों के मूल निर्माण पैटर्न भी 100 बार बनाओ। अगले साल जब स्कूल शुरू हो तो मुझे दिखा देना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दोबारा आने की जहमत मत उठाना। कियान परिवार के शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। प्रशिक्षक यान का पद बहुत ऊंचा था। वो कियान परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को भी अनुशासित करने में सक्षम थे। उन्हें तो छोड़ ही दीजिए, वह तो एक दूर के रिश्तेदार थे जिनका उनसे रक्त संबंध भी बहुत कम था। कियान परिवार का शिष्य अपनी सजा के लिए चुपचाप चला गया। प्रशिक्षक यान मोहुआ के सामने खड़े हो गए, एक पल के लिए चुप हो गए, फिर आगे बढ़े और मोहुआ के पतले कंधों को थपथपाते हुए कहा, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मोहुआ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षक यान को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आपका शिष्य इसे ध्यान में रखेगा। प्रशिक्षक यान ने सिर हिलाया और प्रशिक्षक की सीट पर चले गए। उन्होंने शिष्यों को कुछ और वाक्य सिखाए और फिर संप्रदाय के लिए साल के अंत की छुट्टी की घोषणा की, जिससे सभी अपने अपने घर जा सकें।
शिष्यों ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया, अपने साधना में 1 वर्ष के मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षकों को धन्यवाद दिया, और फिर पक्षियों और जानवरों की तरह तितर बितर हो गए। संप्रदाय के वर्षांत अवकाश से शिष्यों को खुशी और उल्लास का अनुभव हुआ। फिर भी मोहुआ को अपने दिल में एक जटिलता महसूस हुई। ये क्यूई शोधन क्षेत्र के शिष्य, जिनमें से अधिकांश अभी भी युवा और लापरवाह थे, साधना के जीवन की कठिनाइयों को शायद ही समझ पाते थे। राक्षसों का शिकार करने के बाद अपने पिता के चोट से लदे शरीर और अपनी मां की जर्जर सूरत के बारे में सोचकर मोहुआ के दिल में खटास महसूस हुई और वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना अभी भी एक दूर का सपना था, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। मोहुआ ने अपना स्कोर कार्ड पैक किया और अपनी बाहों में 12 स्पिरिट स्टोन्स के साथ वह टोंगजियांग गेट से निकलने के बाद घर की ओर नहीं गया, बल्कि मार्केट टाउन की ओर चल पड़ा। बाजार शहर निम्न स्तरीय साधकों के लिए साधना के लिए खोज वस्तुओं का व्यापार करने का स्थान था, जहां सभी प्रकार की वस्तुएं जैसे गोलियां, संरचनाएं और आध्यात्मिक कलाकृतियां आसानी से उपलब्ध थीं, हालांकि आमतौर पर निम्न गुणवत्ता और मिश्रित मानकों की। जैसे जैसे वर्ष का अंत निकट आ रहा था, अनेक किसान बाजार में चहल पहल से भरे हुए थे तथा लोगों का आना जाना शोरगुल से भरा हुआ था। मोहुआ सीधे गली के अंत में एक छोटी सी दुकान पर गया, जहां मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका उपनाम सन था। उसके परिचित उसे ओल्ड सन कहते थे और उसका बेटा माइरियट ट्रेजर बिल्डिंग में एक छोटा मोटा मैनेजर था। कभी कभी उसका बेटा माइरियट ट्रेजर बिल्डिंग द्वारा फेंके गए कुछ खराब सामान खरीद लेता था, जिन्हें वह ओल्ड सन को बाजार में सस्ते दामों पर बेचने के लिए दे देता था। बूढ़ा सन अपना सामान बेच रहा था, तभी उसने सिर उठाया और देखा कि मोहुआ हाँफ रहा है। उसका गोरा चिट्टा चेहरा लाल हो गया है। वह खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। छोटे भाई, क्या तुम आज फिर आध्यात्मिक कलाकृतियां देखने आए हो? यह उस दिन जैसा नहीं होगा जब तुमने सिर्फ देखा था और खरीदा नहीं था, है ना? अपने छोटे से हाथ की लहर के साथ मोहुआ ने कहा, खरीदो। बूढ़े सूरज ने आश्चर्य से पूछा, क्या नया साल बस कुछ ही दिन दूर है? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नए साल का पैसा इतनी जल्दी दे दिया? मोहुआ ने नाराज होकर कहा, नए साल का क्या पैसा? ये तो मैंने खुद कमाया है। फिर उसने अपनी कमर पर जेब थपथपाई। जैसे ही ओल्ड सन ने जेब में स्पिरिट स्टोन के आपस में टकराने की तीखी आवाज सुनी, उसकी आत्मा उठ गई और उसने जल्दी से कहा, freewebnovel.com। गोलियां, संरचनाएं, कलाकृतियां, मेरे पास यहाँ सब कुछ है। उच्च गुणवत्ता और कम दाम, छोटे बड़े किसी को धोखा नहीं, और सब कुछ माइरियट ट्रेजर बिल्डिंग के स्टॉक से है, उत्कृष्ट गुणवत्ता का। युवा मित्र क्या खरीदना चाहता है? अगर ये वाकई बेहतरीन क्वालिटी के होते तो माइरियट ट्रेजर बिल्डिंग इन्हें खुद बेचती और ये बाजार में नहीं पहुंचते। लेकिन मोहुआ को इसकी परवाह नहीं थी, वैसे भी वह माइरियट ट्रेजर बिल्डिंग की चीजें नहीं खरीद सकता था। क्या आपके पास कोई अग्निरोधी आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं? बूढ़े सन के चेहरे पर ऐसा भाव था कि मुझे पता था, और उसने एक बर्ले बैग निकाला और उसे मोहुआ के सामने फैला दिया। तुमने यह बात पहले भी उठाई थी छोटे दोस्त, इसलिए मैंने नजर रखी। मैं वापस गया और कुछ खास चीजें ढूंढी, सभी उच्च स्तरीय अग्निरोधी आध्यात्मिक कलाकृतियां, ले जाने में आसान और बेहतरीन स्टाइल वाली। तुम क्या सोचते हो? मोहुआ ने आश्चर्य से ओल्ड सन की ओर देखा और सोचा कि वह सचमुच बाजार शहर में व्यापार करने के अपने दशकों के अनुभव पर खरा उतरा है तथा किसी व्यापारिक अवसर के संकेत पर इतनी अच्छी तरह से तैयार है। मोहुआ के सामने रखी आध्यात्मिक कलाकृतियां विभिन्न प्रकार की थीं, जिनमें अंगूठियां, जेड पेंडेंट, लालटेन और यहां तक कि एक जाल और एक स्कार्फ भी शामिल था। देखने से ही लग रहा था कि वे इस बाजार शहर में सबसे पूर्ण सेट थे। मोहुआ ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर एक आदिम शैली का लेकिन उत्तम हेयरपिन उठाया और पूछा, ये किस प्रकार का हेयरपिन है? ओल्ड सन ने बताया, इसे अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन कहा जाता है, जो मानक आध्यात्मिक हथियारों की श्रेणी से संबंधित है। इसकी सामग्री और शिल्प कौशल एक समान मानक का पालन करते हैं और इस पर एक प्राथमिक अग्नि प्रतिरोधी संरचना उकेरी गई है। इसे चार्ज करने के लिए एक स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है और एक बार सक्रिय होने पर यह संरचना आग को अलग कर सकती है, जिससे पहनने वाले को ठंडक और आराम मिलता है। हालांकि यह स्पिरिट स्टोन का उपयोग करता है, फिर भी एक स्टोन का उपयोग करके ये 3 महीने तक चल सकता है, जो काफी किफायती और व्यावहारिक है। मोहुआ ने संदेह व्यक्त किया, यहाँ बिक्री के लिए रखे गए माइरियट ट्रेजर बिल्डिंग के मानक आध्यात्मिक हथियारों में कुछ खामियां होनी चाहिए, है ना? बूढ़ा सूरज हंसा, सही कह रहे हो, तुम बहुत कुछ जानते हो।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर इसमें कोई खामी ना होती तो यह मायरियट ट्रेजर बिल्डिंग में कम से कम दुगुनी कीमत पर बिकता। लेकिन खामी का मतलब यह नहीं कि यह बेकार है। ओल्ड सन ने हेयरपिन पर बने चपरासी पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा। जब कलाकृति शोधक इस चपरासी को उकेर रहा था तो उसने कुछ अतिरिक्त रेखाएं खींच दी जो मानक से हटकर थीं। इसलिए इस हेयरपिन को दोषपूर्ण माना गया, लेकिन अंदर की संरचना बरकरार है और वैसी ही प्रभावी है। मो हुआ ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह हेयरपिन सबसे उपयुक्त था, और पूछा, कितने स्पिरिट स्टोन? बूढ़े सन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक निश्चित दर 15 स्पिरिट स्टोन। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, 5। बूढ़े सन की आंखें चौड़ी हो गईं, तुम्हें इस तरह मोलभाव करना किसने सिखाया? मो हुआ थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मैंने एक अन्य दुकान पर सुना था, वे सभी इसी तरह मोलभाव करते हैं। बूढ़े सन ने दुख जताते हुए कहा, नैतिकता इतनी गिर गई है कि अच्छे बच्चे भी भ्रष्ट हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 14 पत्थर, इससे कम नहीं हो सकता। मो हुआ ने धीरे से रकम थोड़ी बढ़ा दी, 6... कुछ देर की सौदेबाजी के बाद अंततः कीमत 10 स्टोन पर तय हुई। बूढ़े सन को लगा कि वह इससे कम कीमत पर नहीं जा सकता, एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं, जबकि मो हुआ ने अन्य स्टॉलों पर आध्यात्मिक कलाकृतियों की कीमतों के बारे में भी पूछताछ की थी, और इससे सस्ता कुछ भी नहीं था, इसलिए वह सहमत हो गया। बूढ़े सन ने मो हुआ से स्पिरिट स्टोन लिए, हेयरपिन को एक सस्ते लेकिन खूबसूरती से तैयार किए गए कागज के डिब्बे में लपेटा और बुदबुदाते हुए मो हुआ को दे दिया। काश मेरा पोता भी तुम्हारे जितना होशियार होता तो मैं उससे स्टॉल में मदद लेता। बदकिस्मती से मेरा पोता बहुत धीमा है और अजनबियों के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करता। मो हुआ अपनी खरीदारी से संतुष्ट होकर ओल्ड सन को अलविदा कहकर खुशी से झूमता हुआ चला गया। पड़ोसी दुकान पर विक्रेता ने हंसते हुए कहा, बूढ़े सूरज, ऐसा लगता है कि इस बार आपको नुकसान हो रहा है। बूढ़े सन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह वास्तव में नुकसान नहीं है, बस कमाई थोड़ी कम हो गई है। विक्रेता ने उत्सुकता से कहा, 10 स्पिरिट स्टोन कोई छोटी रकम नहीं है, मुझे आश्चर्य है कि बच्चा किसके लिए हेयरपिन खरीद रहा है। अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन स्टोव की गर्मी से बचने के लिए है, ये और किसके लिए हो सकता है? मो हुआ की आकृति को धीरे धीरे दूर होते देख ओल्ड सन ने धीरे से आह भरी, वह एक अच्छा बच्चा है। मो हुआ का घर तोंगशियान शहर के किनारे एक सुनसान गली में था, एक पुराने घर में जो बड़ा नहीं था, बस 3 लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त था। पड़ोसी सभी क्यूई शोधन क्षेत्र के मुक्त साधक थे जो छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। हालांकि वे अमीर नहीं थे, फिर भी उनके बीच सामुदायिकता और घरेलू गर्मजोशी का गहरा एहसास था। जैसे जैसे शाम होने लगी, प्रत्येक घर से खाना पकाने का धुआं उठने लगा और हल्की पीली रोशनियां जलने लगी। मो हुआ घर में दौड़ते हुए चिल्लाया, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अंदर के कमरे से एक सादे कपड़े पहने सौम्य दिखने वाली महिला बाहर आई। मो हुआ को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आई और वह उसे अपनी ओर खींचकर उसके सिर पर हाथ फेरने और उसके गालों पर चुटकी काटने से खुद को नहीं रोक पाए। फिर बोली, क्या ज्यादा मेहनत करने से तुम्हारा वजन कम हो गया है? मो हुआ ने जवाब दिया, मैंने वजन कम नहीं किया है। फिर एक बॉक्स निकाला, माँ, यह आपके लिए है। महिला क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने डिब्बा उठाया और उसे खोला तो उसमें एक हेयरपिन निकला। यह एक अग्निरोधी हेयरपिन है। आप लंबे समय से रेस्टोरेंट की रसोई में काम कर रहे हैं और गर्मी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ये हेयरपिन गर्मी को दूर भगा सकता है और इसके साथ आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। उस महिला का नाम लियू रुहुआ था, जो टोंगक्सियन शहर में क्यूई शोधन क्षेत्र के ढीले साधक मो हुआ की मां थी। एक मुक्त साधक का जीवन पहले से ही कठिन था, ऐसी अच्छी नौकरियां नहीं थी जिनसे आत्मा के पत्थर कमाए जा सकें। अगर उनके बच्चे होते तो उनका पालन पोषण और भी मुश्किल होता, क्योंकि भोजन, कपड़े, संप्रदाय में प्रवेश और साधना के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों का खर्च एक साधारण साधक के लिए बहुत बड़ा खर्च होता था। लियू रुहुआ खाना पकाने में कुशल थी और शहर के एक छोटे से रेस्तरां की रसोई में मदद करती थी। बड़े रेस्तरां आमतौर पर आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स द्वारा परिष्कृत स्टोव का उपयोग करते थे, जिनमें ऐसे फॉर्मेशन होते थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को आग में बदलने के लिए स्पिरिट स्टोन को भस्म करते थे। छोटे रेस्टोरेंट लागत बचाने के लिए आग जलाने के लिए स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अग्नि आध्यात्मिक जड़ों वाले साधकों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके खाना पकाने के लिए जरूरी आग पैदा करवाते थे। समय के साथ ये लाजिमी था कि उनके शरीर में गर्मी का आक्रमण होगा, उनकी मेरिडियन सूख जाएंगी और उन्हें फेफड़ों में दर्द और सूखी खांसी जैसे लक्षण दिखाई देंगे।
जब लियू रुहुआ रसोई में मदद करती थीं, तो उन्हें कभी कभी अग्नि के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। लगभग 30 आत्मिक पत्थरों के मासिक वेतन के साथ उनके स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बावजूद यह एक अच्छी नौकरी मानी जाती थी, जिसे पाने की कई चीज शोधन साधक इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें इसका अवसर नहीं मिल पाता था। अपने हाथ में हेयरपिन को देखते हुए लियू रुहुआ ने बिना कुछ बोले अपने होंठ भींच लिए। मो हुआ ने तुरंत कहा, मैंने हेयरपिन खरीदने के लिए जिन स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया था, वे एक साथी संप्रदाय के सदस्य की मदद करके कमाए थे। मैंने उन्हें न तो ठगा और न ही चुराया। लियू रुहुआ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके दिल में एक गर्म और थोड़ी खट्टी भावना महसूस हुई। मैं इस हेयरपिन को स्वीकार नहीं कर सकती। तुम अभी भी जवान हो और भविष्य में अपनी साधना के लिए तुम्हें कई स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी। हमें जब भी संभव हो बचत करनी चाहिए। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मो हुआ ने आत्मविश्वास से कहा, जब भविष्य आएगा तब बात करेंगे। कौन जाने, शायद मैं एक महान साधक बन जाऊं जिसके पास स्वर्णिम मूल और नवजात आत्मा हो, और मेरे पास जितने चाहे उतने आत्मा पत्थर हों। लियू रुहुआ जोर से हंसी और मो हुआ के माथे पर अपनी उंगली थपथपाते हुए बोली, तुम इतनी छोटी हो और अभी से शेखी बघारना सीख रही हो। माँ, इसे रख लीजिए। मैंने इसे आपके लिए खरीदने के लिए किसी से आधे दिन तक मोलभाव किया। अगर आपको यह नहीं चाहिए तो क्या मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ? बोलने के बाद मो हुआ ने हेयरपिन लिया और उसे लियू रुहुआ के बालों में बांध दिया, फिर दर्पण लाने के लिए घर में भाग गया। देखो, क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? सरल और सुरुचिपूर्ण हेयरपिन से सजी महिला का दर्पण में प्रतिबिंब देखकर, जो गरिमा में और सुंदर दिखाई दे रही थी, और फिर अपने बेटे की चमकती उत्सुक आंखों को देखकर लियू रुहुआ का दिल नर्म हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं हेयरपिन रखूंगी, लेकिन अगली बार मैं कोई उपहार स्वीकार नहीं करूंगी। हम मो हुआ ने बार बार सहमति जताई। माँ, क्या रात का खाना तैयार है? मुझे भूख लगी है। ये तैयार है, आपके सभी पसंदीदा। खाओ। लियू रुहुआ एक बेहतरीन रसोइया थी। हालांकि वह बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के सिर्फ साधारण शाकाहारी व्यंजन बनाती थी, फिर भी वे उत्तम और स्वादिष्ट होते थे। खाना खाने और अपनी माँ से बातें करने के बाद मो हुआ पढ़ने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। दोपहर 1 बजे के बाद मो हुआ अपने चेतना सागर में चला गया और पूरी रात एक स्तंभ पर योगाभ्यास करता रहा। जब वह उठा तो सुबह के 6 बज चुके थे। मो हुआ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लग गया तथा अपने नियमित साधना अभ्यास के लिए अपने हाथ में एक आत्मा पत्थर पकड़ लिया। जब उसने फिर आंखें खोली तो दिन अभी अभी उजाला होना शुरू हुआ था और तेज धूप कमरे में आ रही थी। मो हुआ वहां सुस्ती से लेटा हुआ था, उठने को तैयार था, तभी उसे घर के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। मो हुआ पलटा और दरवाजे की दरार से झांका तो देखा कि खून से लथपथ और थका हारा सा एक आदमी घर में दाखिल हो रहा है। यह मो हुआ के पिता थे, मो शान। मो शान 8वें स्तर का क्यूई शोधन राक्षस शिकारी था, जो राक्षस जानवरों का शिकार करके और उनकी सामग्री को छीनकर अपना जीवन यापन करता था। ये सुनने में प्रभावशाली लगता था, लेकिन वास्तव में ये काफी कठिन था और इसमें जोखिम भी बहुत थे। साधना जगत में अधिकांश राक्षस जानवर मानव साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिससे उनका शिकार करना अत्यधिक कठिन हो गया था। आमतौर पर एक राक्षस जानवर का शिकार करने के लिए उसी क्षेत्र के 5 से 10 साधकों की एक टीम की जरूरत होती थी, और तब भी सफलता की गारंटी नहीं होती थी। अगर वे जानवर को मारने में कामयाब भी हो जाते तो लड़ाई में अक्सर उसके कुछ ज्यादा कीमती हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते थे, जिससे स्पिरिट स्टोन्स के रूप में उनकी बिक्री की कीमत कम हो जाती थी। बाद में मुनाफे को टीम के हर सदस्य के योगदान के हिसाब से बांट दिया जाता था, जिससे हर एक को स्पिरिट स्टोन्स का एक छोटा सा हिस्सा मिलता था। अगर कोई घायल हो जाता तो इलाज के लिए गोलियों का खर्च बहुत ज्यादा हो सकता था, जिससे घाटा हो सकता था। और अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता तो अक्सर राक्षस शिकार से फिर से जीविका चलाना मुश्किल हो जाता। लंबे और मजबूत शरीर वाले मो शान शारीरिक साधना का अभ्यास करते थे। उनका रूप वीर जैसा था और उनके चेहरे पर तीखे और विशिष्ट चेहरे के भाव थे। हालांकि एक साधक के हिसाब से वह युवा थे, अभी अधेड़ नहीं हुए थे, फिर भी उनके चेहरे पर राक्षस जानवरों का शिकार करने और कठोर परिस्थितियों में रहने के वर्षों के कष्टों के निशान साफ दिखाई देते थे। अपने घर में प्रवेश करने के बाद मो शान ने अपना चाकू और किसी अज्ञात राक्षस जानवर की खाल, जिसे वह अपने कंधे पर ढो रहा था, नीचे रख दी और अंततः राहत की सांस ली। उसका बाहरी वस्त्र घिसा पिटा और फटा हुआ था, खून से सना हुआ था, कुछ ताजा और कुछ काला।
शायद ये राक्षसी जानवरों का खून था, लेकिन उसका या उसके साथियों का भी। मो हुआ ने चुपचाप अनुमान लगाया कि राक्षस शिकार आसानी से नहीं हुआ होगा। मो शान की भौहें अनजाने में सिकुड़ी हुई थीं, उसका चेहरा गंभीर था। कपड़ों पर लगे खून के धब्बों के साथ वो कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। हालांकि जब वह अपने घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी को देखा तो ये शत्रुता समाप्त हो गई, मानो कोई युद्ध से थका हुआ जनरल घर लौट आया हो और उसने अपना भारी जख्मी कवच उतार दिया हो। मो शान की आवाज थकान से भारी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, घर पर सब ठीक तो है? लियू रुहुआ अपना सामान ठीक करने लगा और मुंह पोंछने के लिए साफ तौलिया उठाया। घर पर सब ठीक है, चिंता मत करो। उसके चेहरे पर धूल और थकान देखकर वह ये कहे बिना नहीं रह सकी, जब तुम बाहर हो तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मो शान मुस्कुराया और फिर कमरे में चारों ओर देखा, क्या हुआ, अभी तक वापस आ गया है? वह कल ही लौटा है। संप्रदाय ने नए साल की छुट्टियां शुरू कर दी हैं, वह अभी भी गहरी नींद सो रहा होगा। मैं उसे फोन करके लाता हूं, वह ये जानकर बहुत खुश होगा कि तुम वापस आ गए हो। मो शान ने अपने कपड़ों और घावों पर लगे खून पर नजर डाली और अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, उसे थोड़ी देर और सोने दो। संप्रदाय में साधना भी आसान नहीं है। मैं पहले नहा लूंगा, कुछ जड़ी बूटी लगाऊंगा और ये कपड़े उतार दूंगा। लियू रुहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है, तो पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मो शान पूरी रात यात्रा करने के कारण बहुत भूखा था। लियू रुहुआ एक उत्कृष्ट रसोइया थी और यद्यपि भोजन सादा था, मो शान ने उसे भूख से खा लिया। मॉन्स्टर हंट्स के दौरान वह अक्सर बाहर सोता था और भूखा रहता था, ठंडा सख्त राशन खाता था और कभी कभार उपवास की गोलियां भी लेता था। अब घर पर अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाकर उसे तुरंत सारी मुश्किलें और थकान दूर होती हुई महसूस होती थी। मो शान ने दिल खोलकर खाया और खिचड़ी का एक बड़ा घूंट लिया, उसे तब तक उबाला जब तक वह खुशबूदार और चिपचिपा न हो जाए, और फिर उसने गहरी सांस ली। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर लियू रुहुआ ने चिंता जताई, क्या इस बार भी किसी को चोट लग गई? मो शान ने आह भरी, 3 घायल हो गए और ओल्ड चू गंभीर रूप से घायल हो गया। मो शान ने फिर राक्षस शिकार की घटना का वर्णन करना शुरू किया। हमारे 8 लोगों का समूह 3 फुट से ज्यादा लंबे एक भेड़िया दानव का पीछा कर रहा था। हमने उसे घेर लिया था और मारक प्रहार करने से पहले उसकी राक्षसी शक्ति को धीरे धीरे कम करने की योजना बना रहे थे। अचानक एक और राक्षस शिकारी दल वहां से गुजरा, जिसमें ज्यादातर नौसिखिए थे और जिनका पहले ज्यादा खून नहीं बहा था। उन्होंने भी दुस्साहपूर्वक उसका पीछा किया और फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वे भी जल्दबाजी में शामिल हो गए तो उनमें से 2 को राक्षस ने जिंदा ही खा लिया। जब उस राक्षस ने मनुष्यों को खाकर अपनी रक्त क्यूई पुनः प्राप्त कर ली तो वह उन्मत्त हो गया। बूढ़े चू और मैंने अंततः भेड़िया राक्षस को मारने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त कर दी, लेकिन भारी नुकसान हुआ। बूढ़े चू ने एक हाथ खो दिया, बहुत खून बह गया, उसकी जीवन शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। मुझे डर है कि अब वह राक्षसों का शिकार करके अपनी जीविका नहीं चला सकता। मो शान ने कड़वे स्वर में कहा, बूढ़े चू का एक 2 साल का बच्चा है और उसकी पत्नी घर चलाने के लिए बस कुछ सब्जियां और फल उगाती है। अब जब वह बुरी तरह घायल हो गया है तो उसे इलाज के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन की जरूरत होगी। अगर वह ठीक भी हो जाए तो भी ये तय नहीं है कि वे तीनों किस पर जिंदा रहेंगे। लियू रुहुआ ने भी आह भरी और कहा, हमारे परिवार ने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और भले ही ओल्ड चू अमीर नहीं था, फिर भी उसने हमें स्पिरिट स्टोन उधार दिए। हमारे पास अभी भी कुछ बचा हुआ है, क्यों न हम उसे अभी ओल्ड चू को दे दें, कम से कम उसकी चोटों का इलाज तो हो जाए। मो शान ने सिर हिलाया, भेड़िया दानव की लाश अभी तक नहीं बिकी है। इसकी कीमत लगभग 300 स्पिरिट स्टोन होनी चाहिए। जब समय आएगा तो हम ओल्ड चू को एक बड़ा हिस्सा देंगे और उसे कुछ और उधार भी देंगे, बस इससे गुजर बसर करने के लिए। बस इतना ही। मो शान को कुछ हद तक अपराध बोध हुआ। अगले साल हुआर के संप्रदाय में साधना के लिए प्रवेश के लिए मुझे उम्मीद थी कि भेड़िया दानव को मारने के बाद हमारे पास लगभग पर्याप्त होगा। अब घटनाओं के इस मोड़ के साथ लियू रुहुआ ने मो शान का हाथ पकड़ा और कहा, जब तक परिवार सुरक्षित है यही मायने रखता है। हम हमेशा आत्मा पत्थर कमाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। मैंने सराय की रसोई में मदद करके कुछ बचाए हैं और हम कुछ और उधार ले सकते हैं। इससे अगले साल हुआर की साधना की पढ़ाई शुरू करने में कोई बाधा नहीं आएगी। मो शान चुपचाप अपनी पत्नी को देखता रहा। कभी जवान और आकर्षक रहे उसके चेहरे पर अब थकान के भाव थे और उसे लगातार पछतावा हो रहा था।
शायद अब तुम्हें रसोई में काम नहीं करना चाहिए। गर्मी दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और मेरिडियन को नुकसान पहुंचा सकती है। अगले साल मैं और लोगों की तलाश करूंगा और ज्यादा राक्षस जानवरों को मारूंगा और ज्यादा स्पिरिट स्टोन कमाऊंगा ताकि तुम्हें इतना कष्ट न सहना पड़े। लियू रुहुआ ने अपने होठों को भींच लिया, गर्व से मुस्कुराते हुए, और अपने सिर पर लगे हेपिन की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको क्या लगता है ये क्या है? मो शान ने दरवाजे से अंदर प्रवेश करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह हेयरपिन उससे अलग थी जो उसकी पत्नी आमतौर पर पहनती थी। ये हेयरपिन है, हुआर ने मुझे ये दिया। उन्होंने कहा कि इसे अग्नि प्रतिरोधी हेयरपिन कहते हैं और यह चूल्हे की गर्मी को रोक सकता है। इसे पहनने से मेरा दिल, फेफड़े और मेरी मेरिडियन बहुत ठंडे महसूस होते हैं। हुआर सचमुच विचारशील है। मो शान को राहत और शर्म दोनों महसूस हुई। एक पति के रूप में मुझे तुम्हें उपहार दिए हुए इतने साल हो गए हैं। लियू रुहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हुआर आपका बेटा है, इसलिए उसका उपहार भी आपके जैसा ही अच्छा है। मो शान ने दुख से हंसते हुए कहा, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, साधना के मार्ग पर चलने वाले लोग अक्सर भाग्य के बारे में बात करते हैं। शायद मेरे जीवन का सौभाग्य आप जैसी पत्नी से शादी करना और हुआर जैसे समझदार बेटे को पाना है। लियू रुहुआ ने अपने पति को एक चंचल नजर से देखा, वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। अपनी पत्नी की मुस्कान देखकर मोशान ने मन ही मन ठान लिया कि अगले साल वह कुछ और कुशल राक्षस शिकारी ढूंढेगा और भीतरी पहाड़ में घुसने का रास्ता ढूंढेगा। वह और भी राक्षस जानवरों का वध करेगा और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन कमाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी पत्नी को अब इतनी मेहनत न करनी पड़े। उसने अपने बेटे के बेहतर भविष्य की भी कसम खाई। घर में मौजूद मोहुआ ने अपने माता पिता की सारी बातें सुन ली थीं। छोटे लड़के ने आह भरी। उसकी जानकारी के बिना ही उसके माता पिता ने हमेशा खेती बाड़ी के जीवन की कठिनाइयों को झेला था। शायद किसी भी दुनिया में माता पिता पर पड़ने वाला बोझ हमेशा बच्चों की कल्पना से कहीं ज्यादा भारी होता है। यहाँ तक कि साधकों को भी आत्मा पत्थरों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साधक और नश्वर वे भिन्न प्रतीत होते हैं, फिर भी शायद इतने भिन्न नहीं हैं। मोहुआ ने आह भरते हुए सोचा, फिर चुपचाप अपने आप से सोचा, क्या मेरे लिए भी आत्मा पत्थर अर्जित करने का कोई तरीका है? मोहुआ ने कुछ देर तक कमरे में चुपचाप सोचा और जब मो शान ने लियू रुहुआ के साथ बात करना समाप्त कर दिया और आरामदायक कपड़े पहन लिए, तो मोहुआ ने कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया और खुशी खुशी घर से बाहर चला गया। 3 लोगों का परिवार खाना खा रहा था। मो शान पहले ही खा चुका था, इसलिए मोहुआ ने उसे राक्षस शिकार के दौरान घटित हुई दिलचस्प चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मो शान ने चुन चुनकर अपनी बातें साझा की, 1 आंख वाले भेड़िए, 2 सिर वाले बाघ और 3 पैरों वाले जंगली सुअर के बारे में बात की। एक टीम ने एक परिपक्व राक्षस जानवर को मार डाला था, लेकिन दानव कोर लेना भूल गई थी, केवल कुछ बेकार फर ही ले पाई थी। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वापस लौटे, तो दानव कोर पहले ही दूसरों द्वारा ले लिया गया था। नेता को इतना पछतावा हुआ कि उसे खून की उल्टी होने लगी और वह बेहोश हो गया। किसी और ने एक प्राचीन वंश वाले जानवर को पकड़ लिया था, जिसे एक महान संप्रदाय ने ऊंची कीमत पर खरीद लिया था, ताकि उन्हें अब खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता न रहे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कब पूरी तरह से गायब हो जाएगा। मोहुआ ने बड़े चाव से सुना और यह समझ गया कि ये कहानियां अनिवार्य रूप से खून, खतरे और क्रूरता से भरी हुई थीं, जिन्हें उसके पिता ने जानबूझकर छोड़ दिया था। माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे क्रूर वास्तविकताओं के बारे में जानें, वे आशा करते हैं कि उनका बचपन शुद्ध और खुशहाल होगा। मोहुआ ने कहानियां सुनी तो 3 नन्हे मुन्ने बच्चे दरवाजे से बाहर झांकने लगे, उनकी आंखें घर के अंदर गौर से देख रही थीं। मो शान और लियू रुहुआ को घर पर देखकर वे झट से उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े हो गए। नमस्ते अंकल मो, नमस्ते आंटी लियू। तीनों बच्चों का उपनाम मेंग था और वे एक ही गली में रहते थे तथा उनके परिवार भी राक्षसों का शिकार करके अपनी आजीविका चलाते थे। मेंग परिवार के बुजुर्ग मो शान के दोस्त थे और पास ही रहते थे, इसलिए मो हुआ उनके साथ खेलते हुए बड़ा हुआ था। उनके जन्म के क्रम के आधार पर उनके नाम मेंग दाहू, मेंग शुआंगहू और मेंग शियाओहू थे। तोंगशियान शहर के पास के राक्षस जानवरों में बाघ प्रजाति के जानवर सबसे शक्तिशाली थे। अपने बच्चों का नाम हु अक्षर से रखना, जिसका अर्थ बाघ होता है, भविष्य में उनके लिए बाघ जैसी शक्ति और प्रतिष्ठा की कामना करने का एक तरीका था। तीनों बच्चे वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थे, छोटे बाघों की तरह मजबूत और ऊर्जावान।
मो हुआ सबसे छोटा था और जन्म से ही बीमार रहता था। मो शान को लगा कि उसका बड़ा होकर बाघ जैसा बनना नामुमकिन है। उसके नाजुक और गोरे चेहरे को देखकर, जो चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था, उसने अपनी पत्नी लियू रुहुआ के नाम से एक अक्षर लेकर उसे मो हुआ नाम दिया। लियू रुहुआ ने तीनों बच्चों को देखा तो उन्होंने हर एक को एक बन दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं चाहिए, लेकिन अनायास ही उनके हाथ बन को पकड़कर मुंह में ठूंसने लगे और उनके गाल फूल गए और उन्होंने कहा, शुक्रिया आंटी लियू। लियू रुहुआ का खाना पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा था और इस वजह से तीनों छोटे बच्चे मोहुआ से बहुत ईर्ष्या करते थे। मो शान ने हाथ हिलाते हुए कहा, साथ में खेलने जाओ और दोपहर के भोजन के लिए वापस आना याद रखना। मो हुआ और तीनों बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकल गए। मेंग परिवार के बच्चों में दाहू ईमानदार था, श्यांगाहू होशियार था और शियाओहू बातूनी था। वे सभी मो हुआ से बड़े और लंबे थे और आमतौर पर वे ही अपने खेलों में मो हुआ का नेतृत्व करते थे। दाहू और अन्य लोग रास्ते में लगातार उन स्थानों के बारे में बात करते रहे जहां ड्रैगन नृत्य आयोजित किए जाते थे, आतिशबाजी की जाती थी, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते थे और जीवंत युवा लड़कियां नृत्य कर सकती थीं। हालांकि उन्होंने इतनी सारी चीजों के बारे में बात की कि उन्हें समझ नहीं आया कि कहां जाकर खेलें। अंततः बच्चे इस बात पर सहमत हो गए कि वयस्कों के लिए चुनते हैं, बच्चे सब कुछ चाहते हैं, इसलिए वे हर जगह जाएंगे। जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा था, जो शिष्य अध्ययन करने के लिए संप्रदायों में गए थे, वे छुट्टियों पर थे और जो साधक बाहर रहकर जीविका चलाते थे, वे घर लौट आए, जिससे तोंगशियान शहर सामान्य से अधिक जीवंत हो गया और सड़कों पर काफी भीड़ थी। कुछ क्यूई शोधन क्षेत्र शरीर साधकों ने तलवारें और भाले लहराते हुए अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि आध्यात्मिक साधकों ने फैंसी लेकिन व्यवहारिक रूप से बेकार मंत्रों का प्रदर्शन किया, जिससे बच्चों में ईर्ष्या और आश्चर्य पैदा हुआ। कलाकृतियों को परिष्कृत करने में कुशल लोगों ने छोटे खिलौने बनाए, जैसे लकड़ी के खरगोश, कुत्ते और बिल्लियां जो थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति से जमीन पर चलते थे, और कई अन्य विविध वस्तुएं थीं जो इंद्रियों को अभिभूत कर देती थीं। दाहू, श्यांगहू और शियाओहू ने खूब आनंद लिया, उन्हें सब कुछ नया और रोमांचक लगा और वे खुशी से चिल्ला उठे, जबकि मो हुआ ने खेलते हुए स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने के लिए सड़क पर मिलने वाले किसी भी अवसर पर ध्यान दिया। चारों ओर देखने के बाद मो हुआ को एहसास हुआ कि स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने के अधिकांश तरीके पहले से ही लिए जा चुके थे, और जो नहीं थे वह वर्तमान में ऐसा करने में सक्षम नहीं था। सड़कों पर पूरी ताकत से प्रदर्शन कर रहे और ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहे किसानों को देखकर मो हुआ ने मन ही मन भरी, ये सोचकर कि जीविका कमाना वास्तव में कोई आसान काम नहीं था। श्यांगहू ने देखा कि मो हुआ दुखी लग रहा था और उसने पूछा, मो हुआ, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? ये सुनकर दाहू ने तुरंत कहा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मैं जाकर उनकी पिटाई करूंगा। जियाओहू ने उत्सुकता से सिर हिलाया, उन्हें मारो, उन्हें मारो। मेंग परिवार के बुजुर्ग उन्हें बचपन से ही बीमार मो हुआ की देखभाल करने की याद दिलाते थे, और लियू रुहुआ भी अपने खाना पकाने में तीनों बच्चों के लिए विशेष रूप से कुछ हिस्सा बचाकर रखती थी। तीनों बच्चे कृतज्ञता महसूस करते थे और उनमें न्याय की गहरी भावना थी। जब भी कोई मो हुआ को धमकाने की कोशिश करता तो वे बिना कुछ कहे अपनी आस्तीनें चढ़ाकर लड़ने पर उतर आते। मो हुआ को आस पड़ोस के स्थानीय लूज कल्टीवेटर्स में सबसे होशियार माना जाता था। जब भी उन्हें प्रशिक्षक द्वारा दिया गया होमवर्क समझ में नहीं आता था, तो वे मदद के लिए मो हुआ के पास आते थे। यही वजह थी कि बच्चों का आपस में इतना अच्छा तालमेल था। उन्हें लड़ाई के लिए उत्सुक और तैयार देखकर मो हुआ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, कोई मुझे धमका नहीं रहा है, मैं बस ये सोच रहा हूं कि क्या मैं कुछ स्पिरिट स्टोन बना सकता हूं। स्पिरिट स्टोन अर्जित करना। दाहू और बाकी दोनों भी चिंतित होने लगे। उन्हें भी कुछ खास पता नहीं था। वे लड़ाई में मदद कर सकते थे, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करना कुछ ऐसा था जो वे नहीं जानते थे। मो हुआ के मन में एक विचार आया और उसने पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि एक फॉर्मेशन मास्टर स्पिरिट स्टोन्स कैसे बनाता है? ताओ साधना जगत विशाल और असीम है। मो हुआ अपना सारा दिन साधना और संरचनाओं के चित्रण में बिताता था, जिससे दुनिया के विभिन्न पहलुओं से उसका परिचय सीमित हो जाता था। वह जानता था कि एक संरचना गुरु बनने का मतलब है कि उसे बुनियादी जरूरतों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वह सचमुच यह नहीं जानता था कि एक साधारण संरचना गुरु, खासकर निचले स्तर का प्रशिक्षु, आत्मा रत्न कैसे बनाता है। दाहू और अन्य दो अक्सर हर जगह खेलते थे और हो सकता है कि वे कुछ ऐसी बातें जानते हो जो मो हुआ नहीं जानता था।
एक पल सोचने के बाद दाहू ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक फॉर्मेशन मास्टर की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन बहुत कठिन है। हमारे पड़ोस में एक भी प्रथम रैंक वाला फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। न केवल हमारे पड़ोस में बल्कि पूरे तोंगशियान शहर में भी ज्यादा फॉर्मेशन मास्टर नहीं है। और भी कम लोग वास्तव में मूल्यांकन पास कर पाते हैं और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बन पाते हैं। हमारे कबीले में मिंग परिवार के एक चाचा 20 सालों से फॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक प्रथम श्रेणी के मास्टर नहीं बन पाए हैं। जियाओहू ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं। अंकल मिंग तो बस फॉर्मेशन की पढ़ाई में एक प्रशिक्षु हैं। वह फॉर्मेशन को सही ढंग से सीखने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं, लेकिन जब दूसरे लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वह उनका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। श्वांगहू ने अपने होठों को मोड़ा और फिर अपनी उंगलियों पर गिनती की। प्रशिक्षु, साधारण फॉर्मेशन मास्टर, प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर। अंकल मिंग मूल्यांकन के लिए नहीं जा रहे हैं। जो लोग इसके लिए पात्र हैं वे पहले से ही कुछ हद तक प्रसिद्ध फॉर्मेशन मास्टर हैं। वह उस मुकाम तक पहुंचने से बहुत दूर है। उत्सुकतावश मुहुआ ने पूछा, तो फिर वह जीविका चलाने के लिए किस पर निर्भर है? freewebnovel.com। मैंने सुना है कि वह व्यवसायों के लिए कुछ सरल आकृतियां बनाने में मदद करता है ताकि कुछ स्पिरिट स्टोन्स बना सके। फिर वह उन स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग स्याही और ब्रश खरीदने में करता है ताकि अधिक आकृतियां बनाने का अभ्यास कर सके। उसके बाद उसे कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पाता, इसलिए वह व्यवसायों के लिए आकृतियां बनाने में वापस लग जाता है। व्यापार। हाँ, मैंने सुना है कि अगर आप अपनी रैंकिंग तय नहीं कर पाए और प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर न बन पाए, तो भी एक साधारण फॉर्मेशन मास्टर बनकर और व्यवसायों के लिए फॉर्मेशन बनाकर आप काफी स्पिरिट स्टोन कमा सकते हैं और आपको खाने पीने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, श्वांगहू ने कहा। फिर वह मुहुआ की ओर मुड़ा। मुहुआ, क्या आप फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहते हैं? हम, मुहुआ ने अपनी मंशा नहीं छिपाई, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मुझे डर है कि मैं मॉन्स्टर हंटर नहीं बन पाऊंगा। अगर कोई मॉन्स्टर बीस्ट मुझे एक ही झटके में मार दे तो शायद मैं अपनी आधी जिंदगी गंवा दूंगा। मुझे गुजारा करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन अभी इस बारे में बात करना बहुत दूर की बात है। पहले देखूं कि क्या मैं कुछ स्पिरिट स्टोन कमा सकता हूं। अगर मैं कमा पाया तो मैं तुम लोगों को पेस्ट्री खिलाऊंगा। ये सुनकर दाहू और अन्य लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। ठीक है, ठीक है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप निश्चित रूप से स्पिरिट स्टोन्स बनाने में सक्षम होंगे और आप भविष्य में फॉर्मेशन मास्टर बन सकेंगे। पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज साधारण किसान परिवारों के बच्चों के लिए सड़क किनारे बिकने वाली सामान्य पेस्ट्री भी दुर्लभ थी। समूह कुछ देर और इधर उधर घूमता रहा। उस आकर्षक युवती को छोड़कर जो उन्हें दिखाई नहीं दी, उन्होंने बाकी सब कुछ देखा। जब दोपहर होने को आई तो वे सब संतुष्ट होकर दोपहर का भोजन करने घर चले गए। दोपहर के भोजन के बाद मुहुआ ने अपने माता पिता से कहा कि वह खेलने के लिए बाहर जा रहा है और फिर वह अकेले ही टोंगजियान शहर की उत्तरी मुख्य सड़क पर चला गया। टोंगशियान शहर की उत्तरी मुख्य सड़क पर चहल पहल थी, जबकि दक्षिणी मुख्य सड़क पर रौनक थी। साउथ मेन स्ट्रीट पर ज्यादा बाजार थे, जिनमें ज्यादातर फेरी वाले और छोटी छोटी दुकानें थीं, जबकि नॉर्थ मेन स्ट्रीट पर ज्यादा दुकानें थीं जहां तरह तरह के स्पिरिट रूम्स और डैन पिल्स उपलब्ध थे। बेची जाने वाली चीजें ज्यादा मानक थीं, क्वालिटी बेहतर थी और स्वाभाविक रूप से कीमतें भी ज्यादा थीं। हालांकि मुहुआ वहां कुछ भी खरीदने के लिए नहीं था, उसके पास इसके लिए स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे। मुहुआ सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया, हर व्यवसाय को देखता रहा और फिर उसने एक ऐसी दुकान में प्रवेश किया जिसके बाहर फॉर्मेशन लटके हुए थे, लेकिन वह तुलनात्मक रूप से जर्जर भद्दा दिख रहा था और वहां सबसे कम व्यवसाय था। दुकान के सामने लगे साइन बोर्ड पर 3 अक्षर फेटेड गैदरिंग लिखे थे। अंदर का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था और कुछ हद तक बुनियादी था, जहां अलग अलग पैटर्न की आकृतियां लटकी हुई थीं। कुछ आकृतियां तो मानो काफी समय से लटकी हुई थीं और उनकी स्याही कुछ फीकी पड़ चुकी थी। काउंटर काफी ऊंचा था और उसके ऊपर एक मध्यम आयु वर्ग का भरा पूरा किसान बैठा था, जिसका चेहरा पीला था और दाढ़ी नहीं थी। वह दुकान का प्रबंधक लग रहा था। छत पर एक घंटी लटकी हुई थी। जब मुहुआ अंदर आया तो घंटी की एक तेज आवाज सुनाई दी। फैटी स्टीवर्ट, जो आधी खुली आंखों से ऊँग रहा था, घंटी की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगा। कोई ना देखकर वह गुस्सा होने ही वाला था कि उसने अपना सिर नीचे किया और काउंटर के ऊपर एक छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ देखा।
फैटी स्टीवर्ड ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं और ये देखकर कि मोहुआ अकेला था, उसने पूछा, छोटे भाई, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मेरे माता पिता तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं, मैं ढूंढ रहा हूं। फैटी स्टीवर्ड ने फिर पलकें झपकाईं, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? किस लिए? क्या आपको यहाँ आकृतियां बनाने में किसी की मदद की आवश्यकता है? फैटी स्टीवर्ड को ये बात मनोरंजक लगी और उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, ओह, और तुम छोटे बच्चे आकृतियां बनाना जानते हो? मोहुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे थोड़ा बहुत पता है। फैटी स्टीवर्ड हंसे और बोले, थोड़ा बहुत जानने से काम नहीं चलेगा। कम से कम आपको क्यूई शोधन के छठे स्तर पर होना चाहिए, एक संप्रदाय की शैक्षिकी जेड स्लिप प्राप्त करनी चाहिए, गठन का प्रशिक्षु होना चाहिए, प्रशिक्षक के रूप में एक गठन मास्टर होना चाहिए, और यहाँ हमारे लिए गठन पेंटिंग करने से पहले एक जमा राशि का भुगतान करना चाहिए। मोहुआ अचंभित रह गया, उससे पहले इन सारी आवश्यकताओं के बारे में पता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वह इनमें से एक भी पूरी नहीं कर पाया था। मोहुआ के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने कहा, ठीक है, मैंने झूठ बोला। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूं। मैं अपने भाई की ओर से यहाँ हूं। फैटी स्टीवर्ड ने कोई हंगामा नहीं किया और पूछा, और आपका भाई क्या करता है? मेरा भाई एक फॉर्मेशन प्रशिक्षु है, एक फॉर्मेशन मास्टर के अधीन अध्ययन कर रहा है और आमतौर पर स्याही और कागज के लिए पैसे कमाने के लिए दुकान में कुछ बुनियादी फॉर्मेशन पेंटिंग में मदद करता है। वह फॉर्मेशन सीखने में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं होता, इसलिए मैं उसके काम निपटाने में उसकी मदद कर रहा हूँ। मोहुआ ने विस्तारित मेन परिवार के एक चाचा की पहचान को संशोधित करने और उसे अपने उपयोग के लिए उधार लेने की स्वतंत्रता ली। मोटे स्टीवर्ड ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, एक पल सोचा, लेकिन फिर भी मना कर दिया, नहीं, बातें सस्ती होती हैं। अगर तुम्हारा भाई हमारी दुकान के लिए फॉर्मेशन पेंटिंग करना चाहता है तो उसे खुद आना होगा। मोहुआ की आंखें घूम गईं और फिर उसने पूछा, क्या आपको भी कोई जमा राशि चाहिए? फैटी स्टीवर्ड ने सिर हिलाया, वास्तव में? क्या जमा राशि में फॉर्मेशन मेथड मैप और फॉर्मेशन बनाने के लिए सामग्री शामिल होनी चाहिए? उस स्थिति में अगर मैं जमा राशि देता हूं तो भले ही मैं आपको धोखा दे रहा हूं, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप फॉर्मेशन और सामग्री को नियमित मूल्य पर बेच रहे हों। आपको लाभ तो नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। दरअसल वे फिर भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेते थे। जमा राशि संरचनाओं को बनाने के लिए सामग्री की लागत से थोड़ी ज्यादा थी। जहां तक संरचना विधि मानचित्रों की बात है, वे सबसे सरल और सबसे आम डिजाइन थे, जिनकी कीमत शायद ही ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स होती थी। ये सोचकर फैटी स्टीवर्ड हिचकिचाने लगा, क्या आपके स्टोर में व्यापार थोड़ा धीमा नहीं चल रहा है? मोहुआ ने फिर पूछा। व्यापार वाकई बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। हर दिन बहुत कम ग्राहक आते थे और कम ग्राहकों के कारण वे कम आकृतियां बेच पाते थे। बहुत कम आकृतियां बनाने वाले मास्टर या यहाँ तक कि प्रशिक्षु भी उनके लिए आकृतियां बनाने को तैयार होते थे। यही वजह थी कि दुकान में सन्नाटा पसरा रहता था। बेशक फैटी स्टीवर्ड ने अपना सिर ऊंचा रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह कुछ हद तक रक्षात्मक दिखे। इस मौके का फायदा उठाते हुए मोहुआ ने कहा, मेरा भाई आकृतियां बनाने में वाकई बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि कुछ सालों में वह जरूर एक फॉर्मेशन मास्टर बन जाएगा। उसके बाद अगर वह 1-2 दशक और पढ़ाई करता है और मूल्यांकन में पास हो जाता है तो वह पहली कक्षा का फॉर्मेशन मास्टर भी बन सकता है। फिर स्वाभाविक रूप से वह आपके लिए और भी उन्नत आकृतियां बना पाएगा और आपको फायदा होगा, है ना? मूल्यांकन, इसे पास करना इतना आसान नहीं था। फैटी स्टीवर्ड ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन जैसा कि कहावत है, गरीबी में पड़े किसी युवक का कभी तिरस्कार मत करो, कौन जाने भविष्य में क्या होगा। अगर वह सचमुच प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन गया तो उस समय के लिए एक अनुकूल रिश्ता बनाना वाकई अच्छा होगा जब उन्हें किसी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जहां तक नियमों की बात है, वे ज्यादातर बाहरी लोगों के देखने के लिए थे। जब तक कोई संरचनाएं बना सकता था तब तक किसी और चीज का कोई मतलब नहीं था। तुमने सही बात कही, फैटी स्टीवर्ड ने कहा, लेकिन तुम दावा करते हो कि तुम्हारा भाई आकृतियां बनाने में माहिर है बिना किसी सबूत के। ये बात विश्वसनीय नहीं है। तुम तो अभी बच्चे हो और आकृतियां बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? हम यही करेंगे, अपने भाई द्वारा बनाई गई आकृतियां मुझे लाकर दो। अगर वह वाकई बुरी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने को तैयार हूं। मोहुआ का कोई भाई नहीं था तो वह अपने भाई द्वारा बनाई गई आकृति कहां ढूंढेगा?
उसके पास अपने भाई की संरचनाएं तो नहीं थीं, लेकिन उसकी अपनी कुछ संरचनाएं थीं। मोह हुआ के बैग में कई आकृतियां थीं जो उसने खुद बनाई थीं, लेकिन वे सब उसके संप्रदाय की ओर से बनाए गए होमवर्क थे। वे मूल आकृतियां या आकृतियों के संयोजन थे जो पूरी आकृतियों से थोड़े अलग थे। कोई भी समझदार व्यक्ति एक नज़र में ही बता सकता था कि उन्हें बता देने से उसका भेद खुल जाएगा। कुछ सोचने के बाद महुआ की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैं अपने भाई द्वारा बनाई गई कोई भी आकृतियां नहीं लाया हूं, लेकिन उसने मुझे एक बार थोड़ी बहुत सिखाई थी। मैं तुम्हारे लिए एक आकृति बनाऊंगा और तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भाई की आकृतियां अच्छी हैं या नहीं। आप आकृतियां भी बना सकते हैं। प्रबंधक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। वह भी ये देखने के लिए उत्सुक था कि उसके सामने बैठा बच्चा कितनी अच्छी चित्रकारी कर सकता है, इसलिए उसने काउंटर के नीचे से एक फॉर्मेशन मेथड मैप, कुछ ब्रश और कागज निकाले और महुआ को दे दिए। नक्शे पर उज्ज्वल अग्नि संरचना लिखा था। ये कुछ ऐसा था जो संप्रदाय के प्रशिक्षकों ने नहीं सिखाया था, 3 संरचना पैटर्न वाली एक पूरी संरचना, और यह बहुत कठिन लग रही थी। महुआ निश्चित रूप से एक संपूर्ण संरचना नहीं बना पाता। संप्रदाय द्वारा सिखाई गई संरचना, हालांकि संरचना कहलाती थी, उसमें केवल एक या अधिकतम 2 बुनियादी पैटर्न होते थे। ये प्रारंभिक संरचनाएं थीं, जिन्हें बाहर की वास्तविक संरचनाएं नहीं माना जाता था। एक वास्तविक संरचना के लिए कम से कम 3 पैटर्नों की आवश्यकता होती है, जिनमें परस्पर संबंधित संरचनाएं हों, जैसे कि उनके पहले का ब्राइट फायर फॉर्मेशन। महुआ ने प्रबंधक की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, यह बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसे बना पाता तो मैं खुद ही आत्मा के पत्थर कमाने के लिए संरचनाएं बना रहा होता। मुझे अपने भाई की क्या जरूरत है? स्टीवर्ड ने अपने माथे पर थपथपाया। अपनी गलती का एहसास हुआ। लगभग 10 साल का बच्चा पूरी रचना नहीं बना सकता। एक बच्चे से यह बहुत ज्यादा मांग करना था, और यह गलती उसने सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने पहले कभी दुकान में बच्चों के साथ काम नहीं किया था। फिर प्रबंधक ने संरचना के ऊपरी बाएं कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप पैटर्न का ये छोटा सा हिस्सा बना सकें, तो मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा और आपके भाई से संरचना बनाने के लिए कहूंगा। महुआ ने ऊपरी बाएं पैटर्न को देखा, राहत की एक शांत सांस ली। यह एक बुनियादी अग्नि श्रृंखला पैटर्न था जिसे उसने संप्रदाय से सीखा था, कुछ जटिल परिवर्तनों और कनेक्शनों के साथ, लेकिन फिर भी उसकी समझ में था। महुआ ने ब्रश को स्याही में डुबोया और कागज पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर में पैटर्न का चित्रांकन पूरा हो गया। महुआ जब चित्र बना रहा था, तो फैटी स्टीवर्ड हल्के से सिर हिला रहा था। महुआ की ब्रश तकनीक काफी कुशल थी, गतियां स्वाभाविक और सहज थीं, बिना किसी घबराहट के, जो स्पष्ट रूप से एक मजबूत नींव का संकेत था। उसने जो पैटर्न बनाया था, वह भी बिना किसी त्रुटि के मानकों के अनुरूप था। या तो यह एक पारिवारिक कला थी, या उसके भाई ने उसे अच्छी तरह सिखाया था। फैटी स्टीवर्ड ने बाद वाले विचार की ओर झुकाव किया, क्योंकि महुआ के कपड़ों से, जो साफ थे लेकिन अत्यधिक साधारण थे, ये स्पष्ट था कि वे एक अमीर परिवार से नहीं थे, और जिन साधकों के वंश में गठन कलाएं हैं, वे इस तरह के वित्तीय संकट में नहीं होंगे। फैटी स्टीवर्ड ने महुआ द्वारा बनाए गए पैटर्न पर एक बार फिर से नजर डाली। वह काफी संतुष्ट था, और फिर कहा, जमा राशि 10 स्पिरिट स्टोन है, और मैं आपको आवश्यक संरचना मानचित्र और सामग्री दूंगा। 10 पत्थर। महुआ दंग रह गया। उसके पास केवल 3 आत्मा पत्थर थे। उसने एक साथी संप्रदाय के सदस्य के लिए गठन होमवर्क की नकल करके 12 कमाए थे, एक अग्निरोधी हेयरपिन पर 10 खर्च किए थे, पैसे बचाकर एक और बचाया था, और फिर नहीं था। यह महुआ की सारी संपत्ति थी। उसे संप्रदाय के गठन मूल्यांकन तक इंतजार करना होगा, जब वह अपने साथियों के लिए संरचनाएं तैयार कर सकेगा, ताकि उतने ही आत्मिक पत्थर अर्जित कर सके। कौन जानता है कि यह कितना लंबा समय होगा। महुआ के हाव भाव देखकर प्रबंधक समझ गया कि बच्चे के पास स्पिरिट स्टोन नहीं है। हालांकि उसने कोई हंगामा नहीं किया। एक बच्चे के पास इतने स्पिरिट स्टोन न होना स्वाभाविक था। ताओ साधना में जीवन आसान नहीं है। यहाँ तक कि वे प्रबंधक भी अक्सर पैसों की तंगी से जूझते थे। कम संपन्न परिवारों के साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रबंधक ने बस एक दोस्ताना अनुस्मारक दिया, आप जमा के रूप में स्पिरिट पत्थर के बिना काम नहीं ले सकते। ये कहने के बाद और महुआ को निराश देखकर वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, मैं तुम्हारे भाई के लिए यह ऑर्डर रखूंगा। जब भी तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन हो, बस वापस आकर ले लेना। महुआ ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं घर पहुंचकर अपने भाई से पत्थर ले लूंगी और फिर ऑर्डर के लिए वापस आऊंगी।
फैटी स्टीवर्ड ने हाथ हिलाते हुए कहा, अभी खेलो, अभी भी सुबह है, मैं अपनी आंखें बंद करके थोड़ा आराम करूंगा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने के लिए तैयार हो गया। मुंह हुआ दुकान से बाहर निकला, सीढ़ियों पर बैठ गया और थोड़ी उलझन में अपनी ठुड्डी पकड़े रहा। 7 आत्मा पत्थर। मुंह हुआ फॉर्मेशन बनाकर स्पिरिट स्टोन्स कमाना चाहता था, लेकिन उसे पहले स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत थी ताकि वह उन्हें बना सके और कमा सके। उनके बिना वह फॉर्मेशन बनाकर उन्हें कमा नहीं सकता था। मुंह हुआ को चक्कर आ गया। उसके माता पिता से पूछो। मुंह हुआ ने सिर हिलाया। घर के सारे खर्चों के लिए स्पिरिट स्टोन की जरूरत थी। उसने सुबह अपने माता पिता को बात करते सुना कि मॉन्स्टर हंटिंग टीम के अंकल चू का हाथ टूट गया है और उन्हें ठीक होने के लिए स्पिरिट स्टोन उधार लेने होंगे, और मुंह हुआ के अगले सत्र के लिए सेक्ट ट्यूशन भी बाकी है। परिवार के पास जरूरत से ज्यादा स्टोन होने की संभावना नहीं थी। किसी से उधार लें। मुंह हुआ के दोस्त उससे भी गरीब थे, उनके पास उसे उधार देने के लिए कोई भी आत्मा पत्थर नहीं था। जब मुंह हुआ गहरी सोच में डूबा हुआ था, अचानक उसने किसी को जोर से चिल्लाते सुना। मुंह हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। मुंह हुआ ने ऊपर देखा तो एक अच्छे कपड़े पहने मोटा सा छोटा लड़का उसके चारों ओर खड़ा था और उसके सेवक उसे गुस्से से घूर रहे थे। युवा मास्टर अन। आलीशान कपड़े पहने वह गोल मटोल लड़का तोंगशियान शहर के आन परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम आन शियाओफू था। शायद उसके पिता को उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम शियाओफू रखकर धन से संतुष्टि का संकेत दिया था। लेकिन क्योंकि वह मोटा था, इसलिए उसके साथी संप्रदाय के सदस्य भी उसे गुप्त रूप से अन जियाओपांग कहते थे। एन शियाओपांग थोड़ा धीमा था, कभी कभी एक युवा गुरु का गुस्सा प्रदर्शित करता था, लेकिन वह दिल से दुर्भावनापूर्ण नहीं था और अक्सर महुआ से फॉर्मेशन आकलन के लिए अपना होमवर्क करने के लिए कहता था। वह फॉर्मेशन नहीं बना सकता था, एक छोटी सी भी नहीं, और न ही प्रशिक्षक द्वारा दंडित होना चाहता था और न ही अपने पिता से पिटने के लिए घर लौटना चाहता था। वह केवल महुआ से मदद मांग सकता था। इस समय एन जियाओपांग गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, महुआ? मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता हूं और तुम मुझे नीची नजर से देखते हो। महुआ उलझन में था। मैंने तुम्हें कैसे नीचा देखा है? एन जियाओपांग ने सिंदूरी स्याही से लिखे एक फॉर्मेशन डायग्राम को निकाला। तुमने मुझे अपना फॉर्मेशन होमवर्क बनाने में मदद की और उसमें 6 गलतियां की, लेकिन तुमने उस दुबले पतले बंदर कियान जिंग के लिए जो बनाया वह बिल्कुल सही था। क्या यह मुझे नीचा दिखाने जैसा नहीं है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे उससे कमतर समझते हो? पतला बंदर जिसका उल्लेख आन शियाओपांग ने किया था, वह पहले का दुबला पतला युवा स्वामी था, जिसका उपनाम कियान था और नाम जिंग था। वह कियान परिवार के मुख्य वंश का तीसरा पुत्र था। तोंगशियान शहर में कियान परिवार सबसे बड़ा कबीला था और आन परिवार दूसरे स्थान पर था। दोनों परिवारों के पास व्यवसाय थे, वे अपने व्यापार में प्रतिस्पर्धा करते थे और पिछली पीढ़ियों से उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। युवा पीढ़ी भी उतनी ही विरोधी थी, हर पहलू में एक दूसरे से आगे निकलने की चाहत रखती थी, तेल और पानी की तरह, जो उनके विपरीत शरीर गठन से भी स्पष्ट था, एक मोटा दूसरा पतला। हालांकि दोनों ही अपनी ताव साधना में समान रूप से आलसी और अज्ञानी थे, जिसे समान रूप से मेल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि दोनों को ही फिजूल खर्च माना जाता था, लेकिन कियान जिनकी छवि और भी बदतर थी। अपनी अज्ञानता के अलावा वह घमंडी होने और अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को धमकाने के लिए कुख्यात था। उसके कई कुकर्मों की अफवाहें थीं, लेकिन अपने परिवार के समर्थन से वह हमेशा बेदाग बच निकलता था। इसके विपरीत आन शियाओपांग ज्यादातर बस खाता पीता था और अपनी दौलत का दिखावा करता था, लेकिन क्योंकि उसके पिता सख्त थे, इसलिए वह कभी ज्यादा आगे नहीं जाता था। तो मुद्दा यही है। मुंह हुआ की चिंता की कमी देखकर एन जियाओपांग का चेहरा और भी लाल हो गया। मैं वास्तव में आपकी मदद कर रहा हूं, मुंह हुआ ने कहा। एन जियाओपांग ने मुंह हुआ की ओर देखते हुए उपहास किया। आप मेरी मदद कैसे कर रहे हैं? आपका फॉर्मेशन कार्य यंग मास्टर कियान के फॉर्मेशन कार्य से किस प्रकार तुलना करता है? आन शियाओपांग ने आत्मविश्वास से कहा, कम से कम यह उससे भी बदतर नहीं हो सकता। मुंह हुआ कुछ अवाक रह गई। क्या यह सचमुच गर्व करने लायक बात थी? मुंह हुआ ने आगे कहा, यही बात है, वह अपने कौशल से बिना किसी गलती के फॉर्मेशन कैसे बना सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं नहीं कर सकता तो वह भी नहीं कर सकता। तो इतना तो तुम्हें पता ही है। क्या प्रशिक्षक को भी यह बात नजर नहीं आती? प्रशिक्षक हमेशा सख्त होता है और उसे सजा जरूर देगा और फिर उसके पिता को भी बता देगा।
उसके पिता अपनी इज्जत गंवाकर उसे हरगिज नहीं छोड़ेंगे। एन जियाओपांग ने एक पल के लिए सोचा, ये कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन मैंने कियान स्किनी की पिटाई के बारे में नहीं सुना है, क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? मो हुआ ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, पारिवारिक घोटालों को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। जब पिता अपने बेटों को पीटते हैं तो वे बंद दरवाजों के पीछे ऐसा करते हैं, आपको इसके बारे में कैसे पता चलेगा? आन शियाओपांग ने सिर हिलाया, अभी भी सदमे में था। आप सही कह रहे हैं, जब मेरे पिता मुझे मारते हैं तो वह कभी दूसरों को नहीं बताते। मो हुआ ने कहा, क्या इस बार ओल्ड मास्टर एन ने न केवल तुम्हें पीटने से परहेज किया बल्कि तुम्हारी प्रशंसा भी की? आन शियाओपांग को तुरंत गर्व हुआ, वास्तव में प्रशिक्षक ने मुझे बी ग्रेड दिया और मेरे पिता ने मेरी प्रगति की प्रशंसा की और मुझे कुछ अच्छी चीजें भी दी। आन जियाओपांग का गुस्सा जल्दी भड़कता था, लेकिन जल्दी ही शांत भी हो जाता था। अब गुस्सा न रहा और थोड़ा दोषी महसूस करते हुए उसने मो हुआ से कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मुझे आध्यात्मिक भोजन भवन में तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाने दो, यह मेरे परिवार का है और तुम जो चाहो खा सकते हो। मो हुआ को उम्मीद नहीं थी कि आन शियाओपांग अप्रत्याशित रूप से उदार होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी काम है। आन जियाओपांग ने असंतुष्ट होकर कहा, मेरे पिता हमेशा मुझे दयालुता का बदला चुकाना सिखाते हैं। अगर तुम नहीं जाते तो तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। अपने पिता की पिटाई से सूजे हुए नितंबों के बारे में सोचते हुए एन जियाओपांग ने और भी जोर देकर कहा, यह एहसान छोटा नहीं है, तुम्हें जाना होगा। एक बार जब जियाओपांग उत्तेजित हो जाता था तो वह बच्चों की तरह जिद्दी हो जाता था, जिससे वह काफी उपद्रवी हो जाता था। मो हुआ को सिरदर्द हो रहा था। उसने फॉर्मेशन पवेलियन के दरवाजे की ओर देखा और अचानक बोला, युवा गुरुआन, आध्यात्मिक भोजन भवन में भोजन करना तो भूल ही जाए, लेकिन क्या आप मुझ पर एक उपकार कर सकते हैं? एन जियाओपांग ने अपनी छाती थपथपाई, नाम बताओ, मुझे 10 आत्मा पत्थर उधार दो। एन शियाओपांग ने भौहें चढ़ाईं, जिससे पता चला कि उसके पास असल में 10 स्पिरिट स्टोन नहीं थे। बूढ़े मास्टर एन ने उसे स्पिरिट स्टोन्स को फिजूल खर्ची से बचाने के लिए उसे 5 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स अपने साथ रखने की इजाजत नहीं दी। उसने मो हुआ को आध्यात्मिक भोजन भवन में आमंत्रित किया और चूंकि वह सिर्फ खाने पीने की चीजें थीं और उनका पूरा हिसाब किताब भी था, इसलिए वह उसे अपने पिता के खाते में जमा कर सकता था। उसके पिता को पता चलने पर कुछ नहीं कहा। उसके पिता को असली डर इस बात का था कि वह अनजाने में और अनजाने में बड़ी मुसीबत को दावत देते हुए कुछ कुटिल और विकृत प्रथाओं पर आध्यात्मिक रत्नों को खर्च कर रहा है। एन शियाओपांग ने अपने पास से 5 स्पिरिट स्टोन निकाले और फिर अपने पास खड़े नौकर लड़के की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपने स्पिरिट स्टोन दे दो, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। नौकर लड़का कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए, जो कुल मिलाकर 10 स्पिरिट स्टोन्स बनाने के लिए पर्याप्त थे। एन जियाओपांग ने मो हुआ को आत्मा पत्थर सौंप दिया, इन्हें ले लो, मुझे वापस भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं उन्हें कुछ दिनों में आपको वापस कर दूंगा। मो हुआ ने एक पल के लिए अपने हाथ में रखे स्पिरिट स्टोन्स को तौला, फिर ध्यान से उन्हें एक तरफ रख दिया। आन जियाओपांग को अलविदा कहने के बाद वह फॉर्मेशन पवेलियन में लौट आया, जहां अभी भी कोई ग्राहक नहीं था और मैनेजर अभी भी ऊँघ रहा था। अंदर जाने के बाद मो हुआ चुपके से काउंटर पर गया और 10 स्पिरिट स्टोन्स को ऊपर रख दिया। मैं आत्मा पत्थर लाया हूं। मैनेजर को सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि घंटी की आवाज से उसकी नींद खुल गई और उसने काउंटर पर मो हुआ और 10 स्पिरिट स्टोन्स को देखा। मैनेजर ने स्पिरिट स्टोन्स को उठाया, उन्हें बारीकी से जांचा, देखा कि उनकी गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं है, सिर हिलाया और फिर एक स्टोरेज बैग निकालने के लिए काउंटर के नीचे हाथ डाला। इस बैग के अंदर ब्राइट फायर फॉर्मेशन के लिए एक फॉर्मेशन डायग्राम है, साथ ही फॉर्मेशन पेपर और आध्यात्मिक स्याही के 10 टुकड़े हैं, जो 10 ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इस ऑर्डर की समय सीमा 10 दिन है, अगर ये देरी हो जाती है तो पूरी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रत्येक अच्छी तरह से तैयार की गई ब्राइट फायर फॉर्मेशन के लिए आपको एक स्पिरिट स्टोन मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं या मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी जमा राशि से एक स्पिरिट स्टोन काट लिया जाएगा। ये नियम वाणिज्य फर्म के लिए मानक है, आपके भाई को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मो हुआ ने सिर हिलाया। अगर वह सभी फॉर्मेशन सफलतापूर्वक पूरे कर लेता तो उसे 10 स्पिरिट स्टोन मिल सकते थे, लेकिन अगर वह सभी में असफल हो जाता तो उसे 10 स्पिरिट स्टोन वापस करने पड़ते। आधे से ज्यादा समय तक सफल रहना फायदेमंद होता। freewebnovel.com
मैनेजर ने एक अनुस्मारक जोड़ा, याद रखें, समय सीमा 10 दिन है। भूलना मत, वरना मैं सारी जमा राशि ले लूंगा। मो हुआ ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया, फिर सम्मानपूर्वक प्रबंधक को धन्यवाद दिया और चले गए। घर पहुंचने के बाद मो हुआ ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और चुपचाप फॉर्मेशन पर विचार करने लगा। 10 स्पिरिट स्टोन्स की अधिकतम आय वाकई बहुत बड़ी थी। हालांकि उसने अपने संप्रदाय के साथियों को उनके फॉर्मेशन कार्यों में मदद करके 12 स्पिरिट स्टोन्स कमाए थे, लेकिन ऐसे मौके साल में अक्सर नहीं आते थे। इसके अलावा संप्रदाय के साथियों के लिए गठन कार्य करना अंततः एक उचित कार्य नहीं था। कभी कभी ऐसा काम करना ठीक था, लेकिन समय के साथ यह उनके संप्रदाय के साथियों की प्रगति में बाधा बन सकता था। वाणिज्य फर्म में स्थिति भिन्न थी। यदि उसे अच्छी तरह से संभाला जाता तो वह दीर्घावधि के आधार पर स्पिरिट स्टोन्स अर्जित कर सकता था और फॉर्मेशन का अभ्यास भी कर सकता था, जिससे ये दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति बन जाती। मो हुआ ने अपने सामने उज्ज्वल अग्नि संरचना का संरचना आरेख फैलाया। फॉर्मेशन आरेख अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा पहले से तैयार किया गया था और इसे टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। निर्माण आरेख के पीछे निर्माण की व्याख्या थी, जिसमें निर्माण पैटर्न, उपयोग की जाने वाली कलम और स्याही, तथा ध्यान देने योग्य अन्य बिंदुओं की सूची थी, जो ताओ साधना जगत में निर्माण रहस्यों को दर्ज करने के लिए सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त संकेत थे। ब्राइट फायर फॉर्मेशन की व्याख्या में फायर सीरीज फॉर्मेशन पैटर्न का उपयोग कहाँ करें, पैटर्न को कैसे जोड़ें, स्याही की तैयारी और स्याही के उपयोग के अनुपात के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। मो हुआ के लिए कई अवधारणाएं बिल्कुल अपरिचित थीं, जिससे उन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई हुई। ये पहली बार था जब मो हुआ ने आधिकारिक रूप से किसी निर्माण की व्याख्या देखी थी। इससे पहले उसने संप्रदाय में जो सीखा था वह बस सबसे बुनियादी निर्माण कार्य था। हालांकि उन्हें भी निर्माण कहा जाता था, लेकिन उनमें ज्यादातर शिष्यों के ज्ञानोदय और प्रारंभिक शिक्षा के लिए केवल 1 या 2 बुनियादी निर्माण पैटर्न ही होते थे, जो साधना जगत में प्रचलित वास्तविक निर्माणों से अलग थे। ब्राइट फायर फॉर्मेशन का स्पष्टीकरण एक नोट के साथ समाप्त हुआ। उज्ज्वल अग्नि संरचना, अग्नि श्रृंखला संरचना में 3 संरचना पैटर्न होते हैं। इसके लिए तीसरी परत के ऊपर क्यूई शोधन स्तर की आवश्यकता होती है। हालांकि जिस बात ने मो हुआ का ध्यान वास्तव में खींचा, वह नोट के बाद लाल रंग की छोटी सी लिखावट थी। जो लोग अपेक्षित स्तर पर नहीं हैं, वे अपर्याप्त दिव्य ज्ञान से सावधान रहें। मो हुआ, जो केवल क्यूई शोधन की दूसरी परत पर था, मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दी। साधकों को किसी भी कार्य के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्गदर्शन करना, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना, मंत्रों का जाप करना, आध्यात्मिक कलाकृतियों को नियंत्रित करना, कीमिया कलाकृतियों का शोधन आदि, इन सभी के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। इनमें से संरचनाओं को चित्रित करने में सबसे ज्यादा दिव्य इंद्रियों की खपत होती थी। हालांकि यहाँ अपर्याप्त दिव्य इंद्रियों के बारे में विशेष चेतावनी, स्तर प्रतिबंध और लाल स्याही के उपयोग ने मो हुआ को यह एहसास दिलाया कि उसे शायद पूरी तरह से पता नहीं है कि उसे कितनी अधिक की आवश्यकता होगी। क्या ये हो सकता है कि ड्राइंग निर्माण के लिए वास्तव में बहुत अधिक दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है? मो हुआ ने उसकी छोटी सी ठोड़ी को सहलाते हुए सोचा, रहने दो, पहले मुझे फॉर्मेशन पैटर्न से परिचित होना है और फिर मैं आज रात उन्हें स्टेल पर अभ्यास करूंगा। उज्ज्वल अग्नि संरचना के लिए संरचना आरेख को नोट करने, अपने माता पिता के साथ रात का भोजन करने और संरचना पैटर्न से परिचित होने के लिए साधारण कागज और स्याही के साथ कुछ बार अभ्यास करने के बाद मो हुआ 1 बजे अपने बिस्तर पर लेट गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक प्राचीन और शून्य स्तंभ उसकी चेतना के सागर में मो हुआ की आकृति उसके बाह्य भौतिक शरीर के समान ही थी और इच्छानुसार गति कर सकती थी, लेकिन वह मांस से बनी नहीं थी या आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित नहीं थी। वह केवल दिव्य संवेदना का एक प्रेत थी। मो हुआ के प्रेत ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित करते हुए ताओवादी स्तंभ पर उज्ज्वल अग्नि संरचना के पैटर्न को चित्रित करने के लिए एक उंगली को ब्रश के रूप में इस्तेमाल किया। मो हुआ की उंगली से हल्के नीले रंग की रेखाएं तेजी से चलती हुई धीरे धीरे गहरे काले रंग के ताओवादी स्तंभ पर उभरती हुई, सरल से जटिल तक धागे से धागा जोड़ती हुई, रहस्यमय पैटर्न बनाती हुई। दूसरा पैटर्न पूरा करने के बाद जैसे जैसे वह चित्र बनाना जारी रखता गया, मो हुआ को धीरे धीरे अभूतपूर्व थकावट और दर्द महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो चेतना के सागर में एक बांध खोल दिया गया हो और उसके भीतर का दिव्य भाव ज्वार की तरह निरंतर बह रहा हो। जितना ज्यादा दिव्य भाव बहता गया, चेतना का सागर उतना ही कमजोर होता गया। ऐसा लगा जैसे नदी का तल सूख रहा हो, किसी अज्ञात दबाव में धीरे धीरे दरक रहा हो।
जिससे खोपड़ी पर चुभन भरा दर्द और हल्की सुन्नता पैदा हो रही हो। मोहुआ को भी महसूस होने लगा कि उसके विचार सुस्त हो रहे हैं और उसने जो तीसरा पैटर्न बनाया था वह भी धीमा होता जा रहा था। अचानक चेतना के सागर से सुई की तरह दर्द का संचार हुआ। मोहुआ ने कुछ देर के लिए अपना ध्यान खो दिया और अनजाने में स्तंभ पर संरचना पैटर्न में त्रुटि कर दी। मोहुआ को रुकना पड़ा, अपना सिर पकड़कर दर्द के धीरे धीरे कम होने का इंतजार करना पड़ा। मोहुआ को ठीक होने में एक कप चाय पीने जितना समय लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ, एक साधक चित्रण संरचना के लिए दिव्य ज्ञान की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जो ताओ साधना की अन्य विधाओं की तुलना में कहीं अधिक है, और जितना मैंने शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक। इसीलिए इस पुस्तिका में लाल स्याही से विशेष रूप से ये लिखा है कि जिन लोगों का साधना स्तर अपर्याप्त है उन्हें सीखने में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी का साधना स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं है और दिव्य ज्ञान प्रबल नहीं है तो जबरन किसी संरचना की नकल करने से दिव्य ज्ञान का अत्यधिक ह्रास हो सकता है और यहाँ तक कि वह सूख भी सकता है। दिव्य इंद्रिय का ह्रास साधक को तीव्र पीड़ा पहुंचाता है और यहाँ तक कि चेतना सागर को भी क्षति पहुंच सकती है और वह टूट सकता है। यदि यह अत्यधिक टूट जाए तो चेतना सागर सीधे टूट जाएगा और साधक की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि उसका ताओ अस्तित्वहीन हो जाएगा। फॉर्मेशन क्लास में प्रशिक्षक ने इसका जिक्र किया था जिसे मोहुआ ने उस समय ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसे याद करके उसकी रूह कांप उठी। उज्ज्वल अग्नि संरचना के लिए क्यूई शोधन के तीसरे स्तर की आवश्यकता होती है और मैं केवल दूसरे स्तर पर हूँ। वास्तव में दिव्य भावना में थोड़ी कमी है। मोहुआ ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और चेतना के सागर की जमीन पर लेट गया, धीरे धीरे विचार करते हुए। हालांकि इसमें थोड़ी कमी है लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मेरी दिव्य भावना मूलतः दूसरों की तुलना में ज्यादा मजबूत है और मैंने काफी समय तक संरचना का अध्ययन किया है और अभ्यास से मैं इसे चित्रित करने में सक्षम हो जाऊंगा। यदि एक प्रयास विफल हो जाए तो दूसरा तीसरा प्रयास करें। प्रत्येक प्रयास के साथ मेरी दिव्य भावना थोड़ी अधिक मजबूत होती जाती है और हर बार जब मैं पहले की तुलना में एक भी अधिक स्ट्रोक लगाने में सफल हो जाता हूं तो अंततः मैं फॉर्मेशन पूरा करने में सक्षम हो जाऊंगा। अपने चिंतन के बाद मोहुआ खड़ा हुआ। उसने स्तंभ पर अधूरे निर्माण पैटर्न को मिटा दिया और फिर उसकी दिव्य भावना फिर से भरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी कोई संरचना नहीं बनाई थी, लेकिन उसके द्वारा अंकित प्रत्येक रेखा और रेखा मोहुआ के दिमाग में अंकित हो गई थी। मोहुआ अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उसके पास ये ताओवादी स्तंभ था, अन्यथा दिव्य इंद्रिय लगभग समाप्त हो जाने के कारण उसे पता ही नहीं चलता कि दूसरी बार प्रयास करने से पहले उसे आराम करने में कितना समय लगेगा। जब तक वह उज्ज्वल अग्नि संरचना सीखता तब तक शायद 10 दिन से लेकर आधा महीना तक बीत चुका होता और 10 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उसके सभी सहायक आत्मा रत्न पूरी तरह से समाप्त हो जाते। ये सोचते हुए मोहुआ के दिल में एक पीड़ा महसूस हुई और उसकी दिव्य भावना और भी अधिक केंद्रित हो गई क्योंकि उसने दूसरी बार उज्ज्वल अग्नि संरचना को चित्रित करना शुरू कर दिया। चेतना के सागर के विशाल विस्तार में कोई भी समय बीतने को महसूस नहीं कर सकता था। मोहुआ कुछ देर चित्र बनाता, थोड़ा आराम करता, फिर थोड़ा आराम करता। जब वह सचमुच और चित्र नहीं बना पाता तो वह सीधे सब कुछ मिटा देता और फिर से शुरू करता। अज्ञात संख्या में प्रयासों के बाद वह अंततः ब्राइट फायर फॉर्मेशन को पूरा करने में सफल रहे। मोहुआ ने राहत की एक लंबी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक नमकीन मछली हो जिसकी दिव्य संवेदना पूरी तरह से खत्म हो गई हो। आधा कप चाय पीने जितना समय आराम करने के बाद मोहुआ ने फिर से खड़े होने का साहस किया और उस पहली संरचना की प्रशंसा की जिसे उसने सफलतापूर्वक तैयार किया था, उज्ज्वल अग्नि संरचना। घने काले ताओवादी स्तंभ पर पूरी तरह से हल्के नीले रंग की रेखाओं वाली एक संरचना खींची गई थी जिसके पैटर्न सटीक और सुंदर थे और एक अज्ञात रहस्य को उजागर कर रहे थे। पैटर्न के बदलते प्रकाश और छाया में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अकथनीय नियम और शक्ति समाहित हो। ये वास्तव में गठन है। मोहुआ को ऐसा लगा जैसे दुनिया में इन नियम युक्त प्रतिमानों से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें देखने मात्र से ही कोई उनके आकर्षण में डूब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। मोहुआ ने अचानक देखा कि कुछ ठीक नहीं है। जब वह चित्रकारी कर रहे थे तो पैटर्न हल्के नीले रंग के थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे फीके पड़ गए, धुंधले होते गए और धीरे धीरे हल्के भूरे रंग में बदल गए। बैकवोट बैकवोट बैकवोट, ऐसा लग रहा था जैसे ताओवादी स्तंभ मोहुआ से कह रहा हो कि उसने इसे गलत तरीके से खींचा है।
मुंह हुआ दंग रह गया। गलत खींचा है। असंभव। मुंह हुआ थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और हर स्ट्रोक को ध्यान से देखने लगा। आखिरकार उसे पता चला कि उसने वाकई एक जगह नहीं बल्कि गलत तरीके से लिखा था। कुछ भागों में फॉर्मेशन पैटर्न में एक अतिरिक्त स्ट्रोक जोड़ दिया गया था, अन्य में लिंकेज का कोण गलत था और एक अन्य में दो फायर पैटर्न का सम्मिलन गलत था। त्रुटियों के कारण दिव्य संवेदना उतनी अधिक समाप्त नहीं हुई जिससे वह उज्ज्वल अग्नि संरचना को पूरा कर सका। मुंह हुआ ने अपना सिर खुजलाया और केवल मानसिक रूप से गलतियों को नोट कर सका। फिर उसने परिश्रमपूर्वक संरचना को मिटा दिया और इसे फिर से बनाना शुरू कर दिया। ... बार बार चित्र बनाने के बाद मुंह हुआ को चक्कर आने लगा और उसे तारे दिखाई देने लगे। उसकी चेतना का सागर दर्द और शून्यता से भर गया। जब उसने ताओवादी स्तंभ पर बने संरचना पैटर्न देखे तो वे धुंधले और दोगुने लग रहे थे। किसी तरह अपनी उलझन के बीच मुंह हुआ ने आखिरी स्ट्रोक पूरा किया। ताओवादी स्तंभ थोड़ा सा कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था और इसके हल्के नीले रंग के संरचना पैटर्न से एक सौम्य सफेद प्रकाश निकल रहा था, जिसके भीतर एक लौ टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कि रात के अंधेरे को रोशन करने वाले दीपक की लौ हो। उज्ज्वल अग्नि संरचना। मुंह हुआ अपने उत्साह को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। पूरी रात की थकान एक पल में गायब हो गई। अपने जीवन में पहली बार मुंह हुआ ने वास्तव में एक साधक की क्षमताओं को महसूस किया, एक संरचना चित्रकला के माध्यम से स्वर्गीय ताओ के नियमों को समझने की भावना और अपनी समझ और सृजन के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति में महारत हासिल की। यह एक छोटा सा कदम था, एक मामूली शक्ति थी, लेकिन यह पानी की पहली बूंद थी जो महान दाओ की महान नदी में प्रवाहित होगी। मुंह हुआ को गर्व महसूस हुआ। हालांकि उज्ज्वल अग्नि संरचना का उपयोग केवल प्रकाश के लिए किया जाता था और ताओ साधना में ये सबसे आम और सबसे सस्ती संरचनाओं में से एक थी, फिर भी इसने कम से कम ताओ साधना में उसके मार्ग के पहले चरण को प्रकाशित तो किया था। मुंह हुआ अभी भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ था। उसने इसे कुछ और बार चित्रित करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वह जानता था कि उसकी नाजुक दिव्य इंद्रिय हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी और वह और अधिक तनाव नहीं झेल सकती थी। यदि वह चित्र बनाना जारी रखता तो उसकी चेतना का सागर सूखता नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से पागल हो जाता। आखिरकार, हालांकि दिव्य संवेदना पुनः प्राप्त हो सकती थी, लेकिन निर्माण चित्रकला की प्रक्रिया के दौरान दिव्य संवेदना लगातार कम होती जा रही थी और यह प्रक्रिया आरामदायक नहीं थी। यह मुंह हुआ का पहली बार औपचारिक फॉर्मेशन तैयार करना था, लेकिन यह निश्चित रूप से उनका आखिरी नहीं था। उसने हर रात कुछ बार ब्राइट फायर फॉर्मेशन का अभ्यास करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद जब वह इससे पूरी तरह परिचित हो गया तो वह फॉर्मेशन पवेलियन की सामग्री से फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देगा। जब यह अच्छी तरह से बन जाएगा तो वह इसे स्पिरिट स्टोन्स से बदल देगा, जिससे संप्रदाय के रखरखाव का खर्च भी मिल जाएगा ताकि उसके माता पिता को इतनी मेहनत न करनी पड़े। चलो अब रात हो जाए। ताओवादी स्तंभ पर उज्ज्वल अग्नि संरचना शानदार ढंग से चमक रही थी और मुंह हुआ ने एक बार फिर इसकी प्रशंसा की। कुछ अनिच्छा से संरचना को मिटाने से पहले अनजाने में संतुष्टि में सिर हिलाया। जैसे ही उसने उसे मिटाया, उसकी दिव्य भावना ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव, चांद के घटने बढ़ने, टूटी हुई समुद्री दीवार की तरह जो फिर से अपना आकार ले लेती है और डूबते सूरज की तरह जो बस फिर से उगने के लिए डूब जाता है, आगे पीछे उमड़ पड़ी। उसकी थकी हुई दिव्य भावना तुरंत लौट आए और मुंह हुआ के चेतना सागर को भर दिया। ताओवादी स्तंभ के सामने खड़े होकर अपनी दिव्य अनुभूति से परिपूर्ण मुंह हुआ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह वह क्षण था जब उसने कई घंटे पहले चेतना के सागर में प्रवेश किया था। चाहे उन्होंने कितनी ही बार दिव्य भावना के घटने बढ़ने भरने घटने का अनुभव किया हो, फिर भी यह गहन रूप से रहस्यमय प्रतीत होता था। और इस बार अनुभव पहले से भी अधिक गहरा था। मुंह हुआ ने ताओवादी स्तंभ को देखा। इसकी सतह काली और गहरी थी, शून्य प्रतीत होती थी, फिर भी सब कुछ अपने में समेटे हुए खाली प्रतीत होती थी, लेकिन सब कुछ प्रकट करती हुई प्रतीत होती थी। दिव्य भावना को निर्माण पैटर्न में बदलना और निर्माण पैटर्न को वापस दिव्य भावना में बदलना, अस्तित्व और अनस्तित्व एक दूसरे को जन्म देते हैं और परस्पर रूपांतरित होते हैं। मुंह हुआ के मन में एक प्राचीन ग्रंथ की कहावत उभरी। अस्तित्व वह है जिसका उपयोग हम लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं तथा अस्तित्वहीनता वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। अगली सुबह मुंह हुआ ने नाश्ता खत्म किया, अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने नकल करने के लिए कागज और ब्रश निकाला और ब्राइट फायर फॉर्मेशन की याद अभी भी अपने दिमाग में ताज़ा रखते हुए ध्यान से स्ट्रोक दर स्ट्रोक उसकी नकल करने लगा।
ये प्रति सबसे सस्ती स्याही और कागज से बनाई गई थी, जिसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। चित्रित संरचना केवल एक पैटर्न थी जिसका कोई प्रभाव नहीं था, और इसमें केवल थोड़ी सी दिव्य इंद्रिय की खपत होती थी, इसलिए उसे असफल होने पर आत्मा रत्नों की बर्बादी की चिंता नहीं थी। मोहुआ ने अपनी याददाश्त के आधार पर एक ही बार में उस संरचना की नकल कर ली। चूंकि इसमें ज्यादा दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए उसने बिल्कुल भी रुका नहीं। मोहुआ ने ब्राइट फायर फॉर्मेशन का फॉर्मेशन डायग्राम निकाला और अपनी कॉपी से उसका बारीकी से मिलान किया। उसे 3 गलतियां मिलीं। फॉर्मेशन पेपर एक तरफ रखकर मोहुआ ने एक नया पेपर निकाला और चित्र बनाना जारी रखा। लगातार 3 पेपर बनाने के बाद आखिरकार वह बिना किसी गलती के एक पूरा ब्राइट फायर फॉर्मेशन डायग्राम बनाने में कामयाब हो गया। मोहुआ ने राहत की लंबी सांस ली, आलस से लेट गया और मेज पर रखी छोटी धूप घड़ी पर नजर डाली तो पाया कि दोपहर हो चुकी थी। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। लियू रुहुआ ने पहले से ही स्पिरिट राइस, कई तली हुई सब्जियों से बना खाना तैयार कर रखा था, और सिर्फ एक मांसाहारी व्यंजन, एक राक्षसी मुर्गे का अंडा था। स्पिरिट राइस की गुणवत्ता घटिया थी, लेकिन पेट भरने के लिए काफी थी। मोहुआ ने सादा और स्वादिष्ट खाना बड़े चाव से खाया। खाना खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चला गया ताकि ब्राइट फायर फॉर्मेशन की नकल करने का अभ्यास जारी रख सके। मोहुआ की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर लियू रुहुआ ने अपनी चिंता व्यक्त की। हुआर बहुत अधिक मेहनत कर रहा है, वो बहुत पतला हो गया है। मो शान ने सिर हिलाया और कहा, कड़ी मेहनत अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कि यह उसे थका देगी। हुआर कमजोर पैदा हुआ था और उसकी नींव मजबूत नहीं है। वास्तव में उसे खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। लियू रुहुआ ने आह भरी, यह अफसोस की बात है कि उसे शरीर को निखारने की आपकी प्रतिभा विरासत में नहीं मिली और इसके बजाय उसने मेरी कमजोरी को अपनाया। मो शान ने लियू रुहुआ के पतले कंधों को धीरे से गले लगाया। इसके लिए हम आपको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? जब हुआर का जन्म हुआ था तो उसकी रक्त क्यूई कमजोर थी, इसलिए हम एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल के ओल्ड मिस्टर फैन के पास गए। उन्होंने हमें बताया कि जन्म के समय व्यक्ति की दिव्य भावना और भौतिक शरीर संतुलित होते हैं। हुआर एक मजबूत दिव्य भावना के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उसका शरीर कमजोर था। अब उसे देखो, शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पड़ोस के बच्चों में से कौन उसके जितना होशियार है? हुआर इतना होशियार और सुंदर है, ये सब आपकी बदौलत है। लियू रुहुआ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आप हमेशा जानते हैं कि क्या कहना है। अपनी पत्नी के चेहरे पर नरमी देखकर मो शान ने आगे कहा, आज सुबह मैंने मॉन्स्टर हंटिंग टीम के ओल्ड झो से बात की। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक फायर चिक को मार डाला था। ये पक्षी भले ही मॉन्स्टर बीस्ट न हो, लेकिन इसके मांस में कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मैंने मोहुआ को इसे चखने के लिए कुछ खरीदा है, यह आपके शरीर के पोषण के लिए भी अच्छा होगा। लियू रुहुआ ने पूछा, क्या हमारे घर पर पर्याप्त स्पिरिट स्टोन है? कोई जरूरत नहीं, मो शान ने कहा, हम भाई हैं जिन्होंने मिलकर राक्षस जानवरों का शिकार किया है। हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए अगर मैं नए साल के बाद भुगतान करता हूं तो भी कोई बात नहीं। लियू रुहुआ ने अपना स्टोरेज बैग मो शान के हाथ में देते हुए कहा, जितना हो सके उतना दे दो, अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हम इसे नए साल के बाद चुका देंगे। छुट्टियां नजदीक आ रही हैं, इसलिए सभी को उत्सव के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन अर्जित करने होंगे। मो शान ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया, यह अच्छा लगता है। जब मो शान और उनकी पत्नी बातें कर रहे थे, मोहुआ ने शाम तक ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। तब तक वह इसमें काफी कुशल हो चुके थे। रात के खाने में मोहुआ ने जल्दी से खाना खाया और फिर अपने कमरे में वापस चला गया, जहां उसने निर्धारित समय पर सोने और चेतना के सागर में प्रवेश करने से पहले एक पल के लिए शांति से आराम किया। प्राचीन स्तंभ उनकी चेतना के सागर के खाली सफेद विस्तार में ऊंचा खड़ा था। अपनी उंगली को ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हुए मोहुआ ने औपचारिक रूप से स्तंभ पर आकृतियां बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे स्तंभ पर आकृतियां धीरे धीरे आकार लेने लगी, उनकी दिव्य अनुभूति प्रकट होने लगी। जब उसकी दिव्य इंद्रिय लगभग समाप्त हो गई थी और मोहुआ उसे बनाए रखने में लगभग असमर्थ था, तो उसने अंततः उज्ज्वल अग्नि संरचना पूरी कर ली। मोहुआ रुक गया और स्तंभ पर बनी संरचना से एक हल्की सफेद चमक निकली। उज्ज्वल अग्नि संरचना एक ऐसी संरचना थी जिसे क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर एक साधक ही बना सकता था। मोहुआ, जो केवल दूसरे स्तर पर था, संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब वह एक पूर्ण उज्ज्वल अग्नि संरचना आरेख पूरा कर सकता था। इसका यह भी अर्थ था कि क्यूई शोधन के तीसरे स्तर के साधक की तुलना में भी
मोहुआ की दिव्य भावना किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। मोहुआ को अपने अंदर गर्व की एक छोटी सी लहर महसूस हुई। फिर उसने अपने द्वारा बनाई गई उज्ज्वल अग्नि संरचना को मिटा दिया और उसकी दिव्य भावना तुरंत फिर से भर गई। मोहुआ ने ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाने का अभ्यास जारी रखा, क्योंकि उसे शाम के समय ब्राइट फायर फॉर्मेशन के निर्माण आरेख में पूरी तरह से महारत हासिल करनी थी और फिर अगले दिन आधिकारिक तौर पर ड्राइंग फॉर्मेशन शुरू करना था। चेतना के खाली सफेद और शांत सागर में मोहुआ ने बार बार उज्ज्वल अग्नि संरचना बनाई, जो विभिन्न मुद्दों का सारांश और चिंतन करती थी। अनजाने में ही दिन का उजाला हो गया और मोहुआ ने स्वयं को अनैच्छिक रूप से चेतना के सागर से बाहर निकलते हुए पाया। थकान महसूस न करते हुए मोहुआ तुरंत उठ गया, कुछ देर ध्यान का अभ्यास करने के लिए बिस्तर पर बैठ गया और नाश्ता खत्म करने के बाद उसने अपने हाथ धोए और बड़ी सावधानी से फैटी स्टीवर्ट द्वारा दी गई फॉर्मेशन सामग्री निकाली। सामग्री में 10 शीट फॉर्मेशन पेपर और हल्के लाल रंग की स्याही की 10 छोटी शीशियां शामिल थीं। फॉर्मेशन पेपर राक्षस जानवरों की खाल और कुछ कटी हुई स्पिरिट ग्रास से बना था, जबकि स्याही अग्नि गुण वाले राक्षस जानवरों के खून और आध्यात्मिक द्रव का मिश्रण थी, जो मोहुआ द्वारा नकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज और स्याही से अलग थी। इनमें आध्यात्मिक ऊर्जा थी और स्वाभाविक रूप से ये बहुत महंगे थे। फैटी स्टीवर्ट ने एक पेन भी शामिल किया था जो नया था लेकिन खराब तरीके से बनाया गया था। मोहुआ के अपने पेन से शायद ही बेहतर था, जिसे मोहुआ ने नहीं खोला बल्कि अपने पेन को ही पसंद किया जिसका वह अधिक आदी था। मोहुआ ने मेज पर फॉर्मेशन पेपर की एक शीट बिछाई और ध्यान से स्याही को इंकस्टोन में डाला। इंकस्टोन ने स्याही की आध्यात्मिक शक्ति को कुछ देर तक सुरक्षित रखने में मदद की, जिससे वह जल्दी नष्ट नहीं हुई। मोहुआ ने आधिकारिक रूप से फॉर्मेशन बनाना शुरू करने से पहले एक बार फिर अपने मन में ब्राइट फायर फॉर्मेशन के फॉर्मेशन पैटर्न की समीक्षा की। ड्राइंग फॉर्मेशन की प्रक्रिया मोहुआ की अपेक्षा से अधिक सुचारू रूप से हुई। वास्तविक कागज और स्याही का उपयोग करने के अलावा बाकी सब कुछ वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि जब वह चेतना के सागर में पत्थर के स्टेल पर चित्र बना रहा था, यहाँ तक कि जिस गति से दिव्य संवेदना का उपभोग किया गया था। हालांकि कुछ घबराहट के कारण कुछ स्ट्रोक थोड़े टेढ़े हो गए थे। हालांकि इससे फॉर्मेशन की प्रभावशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इससे तैयार फॉर्मेशन कुछ बदसूरत लग रहा था। अपनी दिव्य इंद्रिय को समाप्त करने के बाद मोहुआ ने अंततः उज्ज्वल अग्नि संरचना का चित्रण पूरा कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी एक गलती थी। कुशल बनने से पहले ही वह एक स्पिरिट स्टोन खो चुका था। मोहुआ को इस क्षति का गहरा एहसास हुआ। इसके अलावा अपनी दिव्य इंद्रिय के क्षीण हो जाने के कारण मोहुआ ड्राइंग फॉर्मेशन जारी नहीं रख सका और केवल अपनी आंखें बंद करके ही आराम कर सका। मैं सोच रहा हूं कि क्या दिव्य अनुभूति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने की कोई विधि है। मोहुआ ने मन ही मन सोचा। अब उसे ताओवादी स्तंभ पर अभ्यास करने का समय बहुत याद आ रहा है। अफसोस, वास्तव में स्तंभ का उपयोग नहीं किया जा सकता। मोहुआ ने आराम किया, अपनी दिव्य इंद्रिय के पूरी तरह से ठीक होने की प्रतीक्षा नहीं की। सुबह पहले ही बीत चुकी थी और लियू रुहुआ पहले से ही मोहुआ को दोपहर के भोजन के लिए बुला रही थी। दोपहर के भोजन के समय मोहुआ ने जल्दी से भोजन के कुछ निवाले खाए, फिर अपने कमरे में वापस भागा और फॉर्मेशन पेपर की एक और शीट बिछा दी। अपने सामने खाली फॉर्मेशन पेपर को देखते हुए मोहुआ ने अपनी भावनाओं को स्थिर किया और अपने अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। चुपचाप वाक्यांश असफलता सफलता की जननी है को दोहराते हुए और दूसरा ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। इस बार मोहुआ ज्यादा एकाग्र और सावधान था, हर प्रहार से पहले गहराई से विचार कर रहा था और आगे के पैटर्न की पूर्व कल्पना कर रहा था। जब उसकी दिव्य इंद्रिय थक जाती और वह आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता, तो वह लगातार अपने मन में उज्ज्वल अग्नि संरचना के निर्माण आरेख का स्मरण करता रहता। मोहुआ धीरे धीरे चित्र बना रहा था, फिर भी समय तेजी से बीत रहा था। जब शाम हुई, हालांकि उसकी प्रगति रुक रुक कर हो रही थी, तो आखिरकार वह ब्राइट फायर फॉर्मेशन बनाने में सफल रहा। मोहुआ अपनी उत्तेजना को बड़ी मुश्किल से छिपा पाया। उत्तेजना के बीच उसकी मानसिक क्षमताएं थकने से थकान उभर आई और वह संतुष्ट होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और जल्द ही गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। जब मोहुआ की नींद खुली तो आसमान पहले से ही अंधेरा था और उसे जोरों की भूख लगी थी। अचानक उसे एक मीठी खुशबू आई और वह उसके पीछे हॉल में गया तो देखा कि मेज पर मांस का एक बड़ा कटोरा रखा था।